ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मतलब फालतू बात है वैसे तो, मतलब फिर भी ठीक है कि अपनी जगह आप इसको ट्रिक कर सकते हैं कि पहला जो सदन प्रत्येक वर्ष का जो होगा, जो वर्ष कौन सा वाला वर्ष, कैलेंडर ईयर, जनवरी, है ना। जनवरी के ओके। बाद, हाँ, जनवरी के बाद जो भी सत्र शुरू होगा, जनवरी के बाद जो भी सत्र शुरू होगा, उस सत्र को कौन शुरू कराएगा? राष्ट्रपति। ठीक। और उसी कैलेंडर ईयर का जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट सत्र होगा, वो खत्म कौन कराएगा? राष्ट्रपति। ओके। है ना। हाँ, मतलब एक कॉमन सी बात है, जैसे कई बार पूछ लेते हैं लोग कि भाई ये मतलब पहली बार जो सत्र शुरू होगा वो कौन शुरू कराएगा, तो दिमाग में आंसर आता नहीं कि एग्जैक्टली कौन शुरू कराएगा, तो वो राष्ट्रपति ही है जो सत्र को स्टार्ट और खत्म कराएगा। ठीक है। ये आर्टिकल ने भाई साहब लोगों के सर में दर्द किया हुआ है, इस आर्टिकल ने। ठीक है, ये कभी भी टपक जाता है और बड़ा दिमाग खराब करता है कई बार। ठीक। तो जो महान्यायवादी थे पहले, है ना, 76 नंबर आर्टिकल वाले, तो उनका क्या है कि यहाँ पर महान्यायवादी को क्या अधिकार है? महान्यायवादी संसद के किसी भी सत्र में और किसी भी सदन में, ठीक है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन किस तरह का, संयुक्त बैठक हो, स्पेशल हो, ठीक है, विधानसभा में नहीं, केवल संसद के सत्र में। ठीक है, जबकि किसी भी कोर्ट में जाने का उनके पास पूरा अधिकार था, लेकिन संसद के किसी भी भाग उसके अंदर वो भाग ले सकते हैं, बकवास कर सकते हैं। देखो, वो बातचीत का हिस्सा भी हो सकते हैं, कौन? महान्यायवादी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मीटिंग में बैठ सकते हैं, वो मीटिंग में अपनी बातों को रख भी सकते हैं, लेकिन क्या अधिकार नहीं होगा? वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ओके। ओके। ठीक है ना। ठीक, बिल्कुल। उस आदमी को संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। जब वोटिंग होगी किसी पे, तो वोटिंग में भागीदार नहीं होगा महान्यायवादी। ठीक है। महान्यायवादी के साथ प्रत्येक मंत्री भी तो है इसमें। प्रत्येक प्रत्येक मंत्री। मंत्री तो होना ही होना, वो तो कोई क्योंकि प्रत्येक मंत्री तो यहाँ क्यों लिखा है स्पेशली? प्रत्येक मंत्री के साथ दिक्कत क्या आती है कि कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते। हाँ ठीक है। बात समझ में आ गई ना? वो 6 महीने वाला जुगाड़ है ना, छह, क्या हाँ पता चला कि हाँ। छह। ये महान न्यायवादी होता कौन है? अबे कल तो बताया था वकील। भारत का वकील। भारत सरकार का वकील। वकील होता है क्या? हाँ लास्ट में बताया था शायद। हाँ हाँ, नहीं लास्ट में ना बीच में बताया था। वैसे महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। इसके पास में अच्छा। स्पेशल पावर्स होती है, आदमी के पास, मतलब पावरफुल बॉडी है बहुत ज्यादा, इंडिविजुअल पावरफुल लोग। मतलब बेसिकली इसका काम क्या है, जितनी भी कानूनी सलाह है राष्ट्रपति को, वो कौन देगा? महान्यायवादी। कई बार क्या है, बकवास आती है क्वेश्चन के अंदर, भारत भारत के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का जज, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज। ठीक है, और फिर लिखा होता है कोने में को महान्यायवादी। ठीक है, तो हम सोचते हैं साला जज बड़ा है, जज देगा सलाह। ठीक। तो जज सलाह नहीं देता, उसके लिए महान्यायवादी की पोस्ट है। अच्छे। और ओके। महान्यायवादी कौन होगा? महान्यायवादी वो आदमी होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि ऐसा आदमी महान्यायवादी होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सारी योग्यता रखता है। ठीक। ओके। हाँ, उस आदमी को महान्यायवादी कहेंगे, ऐसे आदमी को। अब ऐसे आदमी को जो अधिकार है, एक अधिकार वो जो राष्ट्रपति और उसके बीच का कम्युनिकेशन है, किसके बीच का? कोर्ट के बीच का। कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ। और महान्यायवादी का एक काम और है, आई एम फॉरगेट, राष्ट्रपति की तरफ से महान्यायवादी किसी भी कोर्ट में खड़ा हो सकता है। मतलब अगर कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाती है, तो वो राष्ट्रपति नहीं जाएगा कभी भी, कौन जाएगा? महान्यायवादी उनके नॉमिनेटेड फॉर्म में जाएगा। ठीक, बिल्कुल। मतलब कि महान्यायवादी कौन होगा? वकील भी होगा, और कौन होगा साथ में कि भाई साहब मुजरिम भी वही होगा। ओके। ओके। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को याद किया जा रहा है तो कौन जाएगा? हमेशा महान्यायवादी ही जाएगा। तो महान्यायवादी एक ये हो गया। महान्यायवादी को स्वतंत्र जो अधिकार है एक और, वो अधिकार ये है कि महान्यायवादी क्या करेगा आपका, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, और संसद की जितनी भी कमेटी बनती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी जितनी भी होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन होती हैं? जो
कौन बनाती हैं? बिल बनाती हैं, बजट बनाती, बजट नहीं मतलब जो कानून बनाने का प्रारूप तैयार करती हैं। ठीक है, जो प्रारूप तैयार करती है ना कमेटीज, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज। कुछ कमेटी एक का दुक्का नाम याद कर लेना, एक दो का नाम मैं बता दूंगा किसी दिन, जैसे जैसे एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में आके बता दूंगा कभी भी अगर मन लगा तो। ठीक है। तो संसद की समिति में वो क्या हो सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब सदस्य भी हो सकता है, लेकिन बस क्या नहीं करेगा? मतदान नहीं करेगा, बाकी संसद के सारे काम वो कर सकता है। ठीक है ना? इस आदमी का जो पद है वो मंत्री परिषद, मंत्री कैबिनेट मंत्री के बराबर है दर्जा। ये अपने आप ओके। में एक घोषित कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक भाई। संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी कौन कौन होंगे? नंबर एक, राज्यसभा में, लोकसभा। है ना, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। और फिर क्या होगा? सदस्य क्या चुनेंगे? उपसभापति को चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद में जब भी उपसभापति का पद रिक्त होगा, जब भी उपसभापति का क्या होगा? पद क्या होगा? रिक्त होगा। उस समय पर कौन भागीदार होगा? तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन सकती है। ओके। ठीक है ना? मतलब कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं है कि सीनियर बैठेगा जूनियर बैठेगा, आज सभापति ने उपसभापति नहीं है तो किसी को भी बैठा दो। ठीक, लेकिन सभापति जो भी बैठेगा उसके पास क्या होगी? सभापति की पूरी पावर होगी। ठीक है, कभी गलती कर लो फिर से, मैंने उस दिन ही बताया था, जो कुर्सी पे बैठा है सारी शक्ति उसी के पास है, चाहे वो कोई भी है आज। आज जैसे कुछ समय पहले उनकी वीडियो वीडियो भी वायरल हुई, और कि सुरेंद्र नागर जी बैठे थे हाँ ना हाँ उस हाँ पर। हाँ, सुरेंद्र नागर जी बैठे थे उस पे। कभी कभी जैसे कहीं चले जाते होंगे तो उन्हें बैठा देते होंगे। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में अब सीनियर आदमी हो गए ना सुरेंद्र नागर जी, मतलब तीन बार सांसद हो चुके हैं, 3 4 बार, तो इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट होता है, उपसभापति, है ना, पद धारण करने वाला यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता वो अपना पद रिक्त कर देता है, फलाना ढिकड़ा। ठीक है, वो फालतू की बातें, मतलब जो भी कर सकते हैं कि भाई जो सभापति उपसभापति है उसके पास क्या क्या पावर है। ठीक है। उपसभापति के पास में वो सारी पावर है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। ठीक। राज्यसभा के केस में, मतलब मैं इस बात को पहले बताना भूल गया था आपको। यहाँ क्या होता है? यहाँ अजीब सा जुगाड़ है। यहाँ क्या है कि जो पावर राज्य अध्यक्ष को है, किसके? लोकसभा के, यानी किसी सदस्य को भगाना है, किसी को रोकना है, इस्तीफा लेना है, फलाना ढिकड़ा करना है, वो काम यहाँ पर उपसभापति करता है, ना कि सभापति करता है राज्यसभा के केस में। ओके। ठीक है ना? हाँ, मतलब ये बात मैं पता बताना भूल गया था। तो वो सभापति उपसभापति का ही काम है सारा का सारा ये सब करना। अनुपस्थित है, कोई उपस्थित है, और पता नहीं क्या क्या। ठीक, वही वाली बात जो, मतलब यहाँ वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं तो आपको बता चुका हूँ एक्चुअल में, और कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आ रही है लोकसभा, यहाँ से। ठीक है, लोकसभा की भी मतलब मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ वैसे, कि लोकसभा में क्या होगा, जैसे ही चुनाव होगा, वो अपने दो दो सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगी, एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुर्सी पे बैठा करेंगे, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष बैठेगा, अगर दोनों नहीं है तो किसी भी आदमी को कुर्सी पकड़ कर बैठा दो। वैसे अब तक जो हमने बनाया हुआ है अपने आप की, जो सीनियर होगा भाई उसे बैठा दो फिलहाल में। ठीक है, चाहे वो अपोजिशन का है या पोजीशन का है। सही है ना? बड़ा कॉमन सी चीज है, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ये बातें आपको पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए बार बार डिस्कस करना इसके लिए सही नहीं है। है ना? ये स्पेशल केस है यहाँ पर। थोड़ा सा वैसे ऐसे सवाल मुश्किल ही आपसे पूछे जाएंगे यार, बड़े मतलब डीपली क्वेश्चन है एक्चुअल में ये, इतनी बातें कौन मुश्किल करेगा। कि जब भी लोकसभा का विघटन होगा, तो विघटन होने से पहले क्या होगा, कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले अध्यक्ष पद का पद रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब जब तक नया नहीं चुना जाएगा, जब तक पुराना वाला कुर्सी नहीं छोड़ता। ठीक है, चाहे चुनाव हो या ना हो, मतलब लोकसभा खत्म हो गई लेकिन अध्यक्ष जो होगा वो बना रहेगा। कब तक? जब तक अगली असेंबली बैठेगी, क्योंकि अगली असेंबली में भी अध्यक्ष चाहिए हमको। तो जब अगले अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जब तक वो वहीं बैठा रहेगा।
इतनी बातों को मतलब साला लिख लिख के घुसेड़ दिया जबरदस्ती। अलग से अधिनियम बना देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, वेतनमान संसद अपना आप तय करेगी अपना। और प्रत्येक, चलो ठीक है, ये सब फालतू के हैं यार, इनमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से काम की चीज शुरू होती है थोड़ी सी। वो कहाँ गया कल सर? यहाँ पर मतलब कार्य का संचालन कैसे होगा। संसद के प्रत्येक आर्टिकल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब 100 नंबर याद रखना पड़ेगा, 101 नंबर याद रखना पड़ेगा, 99 की ऐसी खास कोई जरूरत नहीं है। संसद के प्रत्येक सदस्य अपना सदस्य ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा और ये सब काम करेगा। ठीक, 100 नंबर। इस संविधान में यथामत उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में प्रश्न की अवधारणा अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। क्लियर है ना? बस समझ में आ गया, जो भी फैसला होगा वो किससे होगा? बहुमत से होगा। मत देने वाले बहुमत से होगा। ठीक है, बहुमत कितने तरह के हो सकते हैं वो अभी नीचे बताएगा ये। यहाँ सभापति के पास एक और स्पेशल पावर है। सभापति अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा। वो मत कब देगा? जब मत बराबर हो जाएंगे। हम्म। केवल वो अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मत बराबर हो जाते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है उस आदमी का। बिल्कुल। है ना? रोल इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि मतलब वो साफ दिखेगा कि ये किसके पक्ष में है। हाँ। कम, देखो मत क्या होगा? गुप्त होगा ज्यादातर। और जब मत गुप्त होगा तो एक आदमी केवल खुला वोट कर सकता है, वो कौन है? अध्यक्ष। सही। सही। ठीक है, मतलब ये बातें सब लिख के बताई गई हैं, वैसे तो मतलब इतना सा कॉमन सेंस वैसा रहता है सभी के अंदर। ठीक है, ये बात बताई गई है कि संसद का अगर कोई सदस्य रिक्त होगा तो रिक्त होने की स्थिति में वोटिंग पैटर्न का क्या होगा। ठीक, उसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। हम्म। ठीक है, हमने इस पर डिस्कस किया है पहले भी हम्म। कि संसद का अधिवेशन शुरू होने के लिए, मतलब संसद को शुरू करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? कम से एक कम बटे भी दस कम से एक कम। बटे दस सदस्य कम से कम चाहिए आपको। अब अगर क्या हो, 26 लोग भी किसी कानून को पास कर सकते हैं। समझे नहीं समझे? अगर 50 लोगों की असेंबली हम्म। हमने बैठा ली, ठीक है, 50 की हमने ऐसे 55 की हमने असेंबली बैठा ली, तो 30 लोग भी किसी भी कानून को पास करके आगे भगा सकते हैं। इसको साधारण कानून को केवल। हाँ। ठीक है, चलिए, कोई ना, मतलब इन चीजों को वैसे डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि ये चीजें बताई जाती हैं तभी ही मंत्री मंत्री समझ में आते हैं थोड़ा सा। सदस्यों की निर्धारिता कोई मतलब नहीं है। वैसे 101 मतलब पूछा जाता है कि भाई क्या क्या मतलब है, क्या नहीं है। संसद में किसी सदन का सदस्य त्याग पत्र देगा, फलाना ढिकड़ा। नहीं, फालतू बातें लिखी हैं यार। वही फालतू बातें। है ना? ये मैंने बताई था, लाभ का पद है ना पहले से भी, कि लाभ का पद कहाँ से पैदा होगा, वो अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि लाभ का पद पे कौन है कौन नहीं है। और दूसरा क्या है देखो, एक अलग सी बात बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब औरली, कि जो न्यायालय है हमारा, उस सरकार, भारत सरकार का न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय हैं। अभिलेखों के न्यायालय। जैसे उसका जज है, क्या नाम है इसका, इसका कोर्ट है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का कोर्ट अभिलेखों का न्यायालय नहीं होता, लेकिन भारत का जो कोर्ट है वो अभिलेखों का न्यायालय है। अभिलेखों का न्यायालय से क्या तात्पर्य है? कि अगर मैंने किसी आदमी के साथ में कुछ किया है, जैसे मान लिया क्या है कि गौरव को मैं एक चॉकलेट देता हूँ किसी परिस्थिति में, कि क्या बोलते हैं, इसने कोई काम किया है ऐसा, मैंने इसे एक चॉकलेट दिया। ठीक है, वही काम राहुल करता है कल को, लेकिन मैं राहुल को चॉकलेट नहीं देता।
ठीक, तो ये जो नीति है ये गलत है, ये अभिलेखों का नहीं कहलाएगी। अभिलेखों के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि गौरव को उस काम के करने के बाद चॉकलेट दी गई थी, तो ये काम राहुल के साथ भी होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज को कहा जाता है अभिलेखों का न्यायालय। संसद जो होगी वो अभिलेखों की संसद नहीं होती भारत की। ठीक है ना, यानी यहाँ ऐसा नहीं होगा कि पिछले वाले सदस्य को आपने इसलिए भगा दिया था तो नए वाले को इसलिए भगा दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हर किसी के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो संसद होगा वो अभिलेखों का संसद नहीं होगा। ठीक है, नागरिक हो, ये हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो, वो कहाँ गया। क्या? ठीक है, ये भी मतलब एक स्पेशल स्थिति है वैसे तो, कि राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में किससे राय लेता है। ठीक है, मतलब अगर किसी सदस्य पे राष्ट्रपति को शक होता है, सेल बदल लो यार। अब ठीक है, मतलब अगर किसी संसद के सदस्य पे राष्ट्रपति को शक होता है किस बात का, कि ये सदस्य बनने लायक था या नहीं था किसी कारण से, ठीक है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, निर्वाचन आयोग से। ठीक है, निर्वाचन आयोग के उससे अध्यक्ष से नहीं लेगा, किससे सलाह लेगा, निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। देखो दोनों में अंतर होता है, निर्वाचन आयोग के सदस्य में और निर्वाचन आयोग के, हम्म। है ना, निर्वाचन आयोग में, तो दोनों में अंतर होता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का मतलब है 5 लोगों की एक बैठक, और ठीक है उनके विशेष अधिकार आ गए, कभी फलाना ढिकड़ा क्या क्या होगा, है ना। विशेष अधिकार मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, कि एक सांसद के या एक किसी के भी विशेष अधिकार क्या हैं, है ना। विशेष अधिकार क्या है, वो संसद के सदन के इस दौरान किसी को भी गाली दे सकता है, मारपीट कर सकता है, बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मुकदमा फौजदारी दीवानी का नहीं चलेगा। हम्म। जो भी मुकदमे चलेंगे वो किसके चलेंगे, फौजदारी के। जैसे पिछले समय हमने अभी वर्तमान में एक सिनारियो चल रहा है बड़ा मजबूत, कि मिश्रा जी और उनके बेटे को, है ना, किस में फंसा दिया गया, फौजदारी में। अगर मिश्रा जी किसी की पिटाई कराते, मिश्रा जी के बेटे कोई मरता मराता नहीं, तो मिश्रा जी के बेटे का या मिश्रा जी का कुछ नहीं होने वाला था। या जैसे कुछ दिनों पहले एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनके साथ क्या हुआ, कि उन्होंने अपनी बीवी को जला दिया, मार दिया, जो भी किया। ठीक है, मतलब बाहर उनकी बीवी मर गई, और उनकी बीवी का मरने का आरोप उन विधायक पे आ जाता है, तो विधायक को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। क्यों, क्योंकि ये फौजदारी का मुकदमा है। फौजदारी के मुकदमे से केवल एक ही दो ही लोग भारत में छूट छूट प्राप्त हैं, एक है राष्ट्रीय राज्यपाल और दूसरे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, उनको पहले ही छूट दे दी गई, क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर है लोगों की सजा माफ करने की। तो भाई कोई भी आदमी अपने क्या बोलते हैं, अपने कोर्ट का जज ना बने, मतलब अपने खिलाफ होने वाले कोर्ट का जज ना बने, है ना। जैसे अभी अभी एक सिनारियो कुछ दिन पहले देखने को मिला था, इससे पहले एक जज थे रंजन गोगोई, है ना। रंजन गोगोई जी ने क्या किया, कि उनके ऊपर उनकी कॉलीग ने एक आरोप लगाया कि इन्होंने 5 साल पहले या 10 साल पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, या 15 साल पहले, मतलब वो कौन सी मीटू चला था ना, है ना। तो मीटू के तहत उन्होंने आरोप लगाया कि भाई मुझको भी जज साहब ने एक दिन पकड़ लिया था। ठीक है तो अब क्या हुआ कि भाई जब जज आरोप लगा तो मुकदमा लड़ा गया, तो जो मुकदमे में जज बैठे थे वो रंजन गोगोई खुद थे। ठीक, तो ये एक बेसिक जो मतलब नियम क्या बोलते हैं, न्यायालय का एक नियम है, कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ होने वाले मुकदमे का जज नहीं होगा। ठीक, उसका हम्म। रंजन गोगोई जी ने उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी भाई चीफ जस्टिस ने तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने बतेरे चिल्लाए, बतेरा शोर मचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा
सबकी बातों को खंडन किया और कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही शक्तिमान। ठीक, तो इसलिए ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अलग छोड़ दिया गया। ठीक है, तो मतलब देखो, मैं एक यहाँ इन बातों को इतना लंबा क्यों समझाता हूँ, जिससे आपको ये लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लॉजिकल है। वो ऐसा नहीं है कि एक नियम की किताब लिख दी गई है और एक के बाद एक नियम लाइन से लगा दिए गए हैं और बस खाली रटे जाओ उन्हें बैठ के। वो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आइटम है थोड़ा सा, कि ये किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे चलता है हमेशा। तो वो कॉन्सेप्ट एक एक करके जो भी होते हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि किसी आदमी को पावर क्यों दी गई, इसकी वजह क्या है। ठीक, विशेष अधिकार हो गए, भत्ते हो गए, विधायी प्रक्रिया, ये काम का आइटम है भाई। 107 से शुरू होगा और लगभग 107 से लेके 107 से लेके लगभग 112-13 तक ढंग से एक एक आर्टिकल को एक बार अपनी मर्जी से भी पढ़ लेना। ठीक है, एक एक आर्टिकल को क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल हमें ये बताते हैं कि संसद में कोई भी विधेयक कैसे पास होता है, हर एक विधेयक के लिए क्या नियम है और क्या नियम नहीं है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 117 107 धन विधेयक अथा और अन्य वित्त विधेयक के संबंध में अनुच्छेद नंबर 109 और अनुच्छेद नंबर 117 ठीक के उपबंध के अधीन रहेंगे। यानी धन विधेयक का जिक्र कहाँ किया गया, 109 आर्टिकल में और 117 में। ठीक है, कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सत्र में आरंभ हो सकेगा। क्लियर मेरी बात, बिल्कुल साफ है स्थिति। यानी अनुच्छेद नंबर 109 और 117 के अधीन जो भी विधेयक होंगे, यानी बेसिकली वो धन विधेयक या वित्त विधेयक होंगे, उनको सदन के किसी भी सदस्य से आरंभ नहीं किया जा सकता, उन दोनों को छोड़ के, उन दोनों को छोड़ के। तो क्या, एक बात समझिए, राष्ट्रपति भी संसद का एक हिस्सा हाँ है ना, है। तो क्या राष्ट्रपति भी एक विधेयक को मतलब एक विधेयक को पेश कर सकता है? क्या ऐसा संभव है कि राष्ट्रपति पहले एक विधेयक को साइन करके दे दे, भाई ये नियम बना दो, और उसे राज्यसभा और लोकसभा से भेज दे? ये भैया पावर वाली बात आई ना, नहीं भेज हाँ, सकता, है। वो नहीं पावर भेज वाली बात सकता। आई ना, नहीं, नहीं कर कॉमन सकता। सेंस लगाओ थोड़ा सा, इस आर्टिकल को एक बार देखो और फिर कॉमन सेंस लगाओ। और देखो, तुम्हारे कॉमन सेंस में अभी भी कमी रह रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। फिर भेज सकता है, क्योंकि वो जो उसके प्रसाद क्रिया जिस पर काम करते हैं सर, हाँ, देखो इतना मत मतलब सोचो, केवल इस आर्टिकल को पढ़ो, 107 के एक क्लोज को पढ़ो, उतना सोचने की नहीं है। केवल 7 नंबर के एक क्लोज को पढ़ो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये आर्टिकल। इसके अकॉर्डिंग तो बोल रहा है कि हो सकेगा। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। हम्म राष्ट्रपति अपने आप में तीसरा पार्ट है संसद का। तीन चीजों को मिला के संसद बनती है, राज्यसभा, हम्म लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो बनाता है ना अधिनियम, वो यही है। समझ में आ गई बात? ओके राष्ट्रपति क्या बनाता है, अधिनियम बनाता है। मतलब देखो, पावर वाली बात है यहाँ, राष्ट्रपति शब्द का मतलब कैबिनेट से है, इंडिविजुअल राष्ट्रपति से नहीं है, क्योंकि पावर वाली बात है। ठीक है, तो मतलब लेकिन राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने स्तर से शुरू कर सकता है, उसकी चर्चा बाद में कहाँ हो सकती है, नीचे। अगर एक विधेयक, मतलब एक विधेयक जो कहाँ से आया है आपका, अधिनियम से। कहाँ से आया है, अधिनियम से। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता किसी भी सदन के द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति सिग्नेचर के द्वारा जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई बात, कि राष्ट्रपति ने तो उसे नहीं आई, गौरव को समझ में नहीं आई। ठीक है, आई एम टेल अगेन। ठीक, दोबारा बता। हाँ, देखो, अगर कोई भी विधेयक कैसा है, जो अधिनियम से आया है। अंकुर ये बंद कर ले। क्या? ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी नियम, कोई भी कानून जो कहाँ से आया, अधिनियम के अंदर से आया, अधिनियम से, है ना। कल हमने बात की थी ना अधिनियम की, कि अगर रातों रात जरूरत पड़े किसी भी कानून को, और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि अधिनियम की मैक्सिमम अवधि क्या हो सकती है ना। तो वो हमने डिस्कस की थी, डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि उसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने हो सकती है। ठीक है, और मिनिमम अवधि राष्ट्रपति तय करेगा। वो 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी, 10 दिन भी और 50 दिन भी। ठीक है ना, कहाँ तक, 12 महीने तक। ठीक, लेकिन अगर अधिनियम क्या होता है, अधिनियम राष्ट्रपति के पास से जाता है नीचे। नीचे कहाँ जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में, और वहां से उसमें बिना किसी परिवर्तन के उसको पास कर दिया जाता है।
तो उसको पुनः राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। देखो कॉमन हाँ सेंस तो लगाओ ना अपना हाँ थोड़ा तो सा। ऑब्जेक्शन ही ना उठाते भैया, वो पास हो गया सीधा सीधा। हाँ समझ में आया ना, देखो कॉमन सेंस यूज करो, इस चीज को संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ये कॉमन सेंस की चीज है कि जिस आदमी ने पहले ही कह दिया कि भैया ये पास है, तो वो उसको दूसरे पास दोबारा ले जाकर उसको क्या करेंगे। ठीक है ना, क्लियर ना इतनी बात। चलो अभी आगे और समझ में आ जाएगी ये वाली चीज जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। इतनी बात क्लियर है कि संसद के अंदर किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है तीनों जगह से। ठीक, अनुच्छेद नंबर 108 अनुच्छेद नंबर 109 के अधीन रहते हुए कोई भी विधेयक संसद के सदन में तब तक पारित नहीं समझा जाएगा तब तक संशोधन के बिना या ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन की सहमति हो गई हो या फिर दोनों सदन की सहमति नहीं हो जाती। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? एक एक विधेयक राष्ट्रपति के पास से आया, देखो यहां से शुरू कर, चलिए नीचे शुरू करते हैं लोकसभा से। एक विधेयक लोकसभा से पास हुआ पहले, ठीक है, पास हो गया। राज्यसभा क्या करती है, भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ चीजें बदल दो, ठीक है, और कुछ चीजों को बदल के पास कर देती है। तो वो विधेयक वापस कहाँ जाएगा, लोकसभा के राष्ट्रपति के पास। अब तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा जाएगा, के पास, क्योंकि तो आ गया ना। लोकसभा लोकसभा के पास के जाएगा। पास। देखो आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो, अनुच्छेद मतलब क्लोज नंबर 2 को, 109 108 का क्लोज 2 है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। दोनों की सहमति चाहिए ना, तो वापस वापस फिर हाँ, पढ़ेगा क्या तो क्या किया है। सहमति कराने के लिए फिर नीचे जाएगा कि भाई साहब सहमत हो कि नहीं हो। अगर वो फिर से कहते हैं असहमति है, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर संशोधन कर देते हैं, और फिर संशोधन करके फिर राज्यसभा में भेज देते हैं। तो अब क्या होगा, अब राज्यसभा को फिर से क्या करना होगा, उस पर चर्चा करनी होगी, फिर से पास करना होगा। ठीक है, अगर तीनों पार्टियों में से एक भी असहमति दिखाती है, एक भी असहमति दिखाती है या संशोधन करती है, तो कानून को फिर से स्टार्ट से शुरू किया जाएगा। ओके। 3 पार्टी हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों में से अगर एक भी असहमति दिखाएगा कानून पर, तो क्या होगा, उसको माना जाएगा क्या, कि फिर भाई से फिर शुरू से लेके करेंगे। जाओ। ठीक, किसके केस में है ये वाली बात, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर। ठीक, आर्टिकल नंबर क्लोज नंबर 3 जिसका डिस्कस हमने कल भी किया था कि संसद के लंबित पड़े विधायकों को सत्रवासन के कारण व्याप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नियम शर्तें बनाई गई कि मतलब अगर पास हो गया है तो वो फिर से वहां पास होने नहीं जाएगा, और अगर पास नहीं हुआ है तो भाई फिर तो मामला गड़बड़ाया हुआ है ना। कल यही तो बात हुई थी, कल जब हमने, ठीक है भाई, लोकसभा क्या करेगी, अगर लोकसभा में एक कानून आया और कानून आने के बाद में वो वहां से पास हो गया, लेकिन क्या होता है कुछ दिन बाद वो लोकसभा खत्म, पुरानी वाली, ठीक है ना, तो वो कानून अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा तक नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर वो राज्यसभा तक पहुंचा देंगे, ठीक है, और संशोधन करके राज्यसभा, तो वो फिर से लोकसभा के पास नीचे वाली के फिर से आ जाएगा। ठीक, और अगर वो एज इट इज एज पास कर देती है कानून को राज्यसभा, ठीक है, तो फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा देखो कॉमन सेंस लगाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा कॉमन सेंस यूज करो। देखो जब भी तो मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ, इतना थोड़ी रटूंगा वरना मैं भी, इसलिए तो मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है कि भाई लोकसभा में क्या हो, अगर एक आदमी के एडजॉइंट होगी पार्लियामेंट तो भैया उसका मामला खत्म। और अगर वो क्या करता है कि अपनी चीज को कहता है कि भाई अब ऊपर भेज दिया है हमने पास करके, तो ऊपर वाला पास करेगा तो नीचे से पहले पास हो गया, ऊपर वाले ने पास कर दिया तो अगला वाला भी पास करने लायक पहुंच जाएगा। स्पेशल कंडीशन मैंने क्या बताई थी, तो राष्ट्रपति की पावर को स्पेशल कम किया गया है थोड़ा सा यहाँ से, बाकी राज्यसभा और लोकसभा की पावर को अलग कानून में घटाया गया, लेकिन राष्ट्रपति की पावर को थोड़ा सा कम किया। क्या कम किया कि अगर एक विधेयक तो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति क्या कहता है कि भाई साहब मजा नहीं आ रहा, नीचे लेके जाओ, दोबारा लाओ बना के, ठीक है, लेकिन क्या होता है नीचे वाले फिर से वही वापस भेज देते हैं, कॉपी डिट्टो, जैसा पहले था वैसे ही वापस ऊपर, कि भाई साहब साइन करो। तो राष्ट्रपति क्या करेगा अब, या तो उसे जेब में रख के बैठेगा, आज बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, बहन बीमार है, पता नहीं क्या क्या है, तो भाई साहब मैं इसको साइन नहीं कर पा रहा अभी, या फिर क्या करेगा, साइन करेगा। तीसरा विकल्प खत्म, रिजेक्ट करने का।
ठीक है ना, क्लियर कट स्थिति, ठीक है ना। विधेयक को पास करने की जो पावर है, विधेयक को मतलब जो कानून है उसको पास करने की पावर कहाँ से आएगी, कैबिनेट से। ठीक है, राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट नहीं होता वहां भी, वहां कहाँ से आएगी, बेसिकली कैबिनेट से आएगी। और कैबिनेट तो वैसे भी नीचे बैठा हुआ है अपने आप में, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति कैबिनेट के साथ सलाह मशवरा इसमें कर लेता है। अबे यार ये क्या होता है, 100, 250, 300, 400, एक 103। अब बदल यार, टोटल संविधान में आर्टिकल कितने हैं भैया? टोटल तो भैया बते रहा हूँ, 385 करके हैं। तो जैसे कोई 300 संशोधन होता रहता है, इनका नंबर चेंज होता रहता है वो। ना ना ना, ऐसे नंबर चेंज, नंबर फिक्स है, अच्छा, नंबर फिक्स नंबर है। फिक्स है। हाँ, उनका नंबर बदलते रहते हैं, ABCD नए नए घुसड़ते रहते हैं। बस संशोधन करके वो नंबर A B C करते रहते होंगे। अब जिसमें पुराने में संशोधन हो गया वो एक अलग बात है, ठीक है, पूरा ही हम्म। संशोधन हो गया अगर आर्टिकल का। लेकिन अगर नया आर्टिकल घुसेड़ना है, जैसे मूल संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ, तो इसलिए, हाँ आगे आ गए हम थोड़ा सा। 109, 108 पे थे, हाँ नहीं 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 नहीं, कहाँ थे, ठीक है, यहाँ वो बकवास लिखी हुई है सारी की सारी, है ना। 108 में एक एक से पारित होगा, दूसरे से अस्वीकार होगा, क्या होगा अंतिम रूप में क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, देखो अब एक स्थिति आती है यहाँ पे बड़ी अच्छी सी, ठीक, वो स्थिति क्या है, अगर राष्ट्रपति चाहता है कि ये विधेयक बने, ये कानून बने, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बार बार असहमति पैदा हो रही है। देखो यहाँ कौन चाहता है, राष्ट्रपति चाहता है कानून बने, राष्ट्रपति चाहने से मतलब कैबिनेट चाहता है कानून बने, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहता है कानून बने, लेकिन बार बार लोकसभा और राज्यसभा के बीच में वो झूल रहा है, आज मेरे पाले में कल को तुम्हारे पाले में। तो राष्ट्रपति को गुस्सा आएगा और राष्ट्रपति कहेगा एक काम करो, एक साथ बैठो। मास्टर जी माइक बंद करो। मास्टर जी माइक बंद नहीं करते कई बार, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, कहेगा कि बेटा एक साथ बैठते हैं, नहीं समझ में आई, एक साथ बैठते हैं, ठीक है। एक साथ बैठने का प्रावधान किस आर्टिकल में है, शायद मेरे हिसाब से 105 में है। इस चीज को एक बार क्लियर कर लेना किस में है एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे नंबर प्रॉपर याद नहीं है, शायद 105 है वैसे नंबर, लेकिन आप इस बात को क्लियर कर लेना कि कौन से आर्टिकल में एक साथ बैठने का प्रावधान है सदन को। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ एक सदन में बैठेंगे, ठीक, यानी 800 मेंबरों की एक कमेटी होगी वो, ठीक, जिसको संयुक्त सदन का नाम दिया गया है, ठीक है ना। जिसको क्या दिया गया, अगर हमसे कोई कहता है ना कि सदन के कितने, संसद के कितने सदन हैं, है ना, तो कई बार अगर ऑप्शन 2 नहीं दिखाई देता, ऑप्शन 3 दिखाई देता, तो कई बार आप 3 पे निशान भी लगा सकते हो, ठीक। और जनरली कई बार क्या होता है, PCS के एग्जाम में उल्लू बनाने के लिए 3 भी लिख के दे देता है। संसद के जनरली 3 सदन होते हैं, एक सदन होता है संयुक्त सदन, उसको मतलब स्पेसिफिक नाम दिया गया है संयुक्त सदन का, बिल्कुल क्लियर कट करके, ठीक है। तो जो अगला मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का मन होता है, राष्ट्रपति का मन, देखो यहाँ क्लियर है बिल्कुल, राष्ट्रपति ही बुलाएगा उस मीटिंग को कि भाई तुम दोनों इस कानून पे मान नहीं रहे हो और कानून बनना जरूरी है, तो इसलिए आके एक साथ बैठो। अब जब वो एक साथ बैठेंगे तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति, और कोई स्पीकर, नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष। मतलब रटा हुआ है, ध्यान रखना, मतलब कॉमन सेंस लगाया जाए तो राष्ट्रपति पे दिमाग चला जाता है कि राष्ट्रपति भाई बड़ा आदमी है तो राष्ट्रपति को दे दो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन है सभा का, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो भी होंगे वो उन कॉमन मीटिंग के हेड होंगे, ठीक है। अगर किसी को भगाना है, किसी को उठाना है, किसी की वोट करानी है, किससे सवाल पूछना है, किससे सवाल नहीं पूछना है, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। वैसे अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वेंकैया नायडू है क्या? नहीं, वेंकैया नायडू नहीं है, वेंकैया नायडू वो वेंकैया नायडू तो राज्यसभा का राज्यसभा सभापति का है, है ना? हाँ राज्यसभा के हैं, उपराष्ट्रपति भी है ना। उपराष्ट्रपति।
और वैसे लोकसभा ओम का बिरला कौन है है, अभी? ओम बिरला। है ओम बिरला। बिरला है ना? बिरला ये हटाई ना गया ओम बिरला जी अभी हैं? अभी ना हटाए। ओम बिरला। ठीक है ना? उम्मीद करो ऐसा सवाल डायरेक्ट ना पूछेगा कि कौन संसद के इस समय मतलब सदस्य वो हैं, अध्यक्ष हैं। डोंट वरी, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है ना? ये सब वही बातें लिखी हुई जिनका जिक्र हम मतलब जनरली में कई बार कर चुका हूँ, क्योंकि बड़ा पेचीदा चीज है ना? आर्टिकल नंबर 109। ठीक, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, धन विधेयक का जिक्र किस आर्टिकल में है? ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक होगा कहाँ? राज्यसभा में पुनर्स्थापन के लिए नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात है। समझ गए? राज्यसभा में नहीं जाएगा कभी भी। किसके लिए? चर्चा होने के लिए। केवल कॉपी जाएगी, देख लो, कोई सजेशन देना है किसी व्यक्ति को तो दे दो। ठीक है ना? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम चाहते हैं राज्यों के पास में वित्तीय शक्ति ना हो। जो राज्य हैं देश के, उनके पास में क्या ना हो? फाइनेंशियल पावर ना हो। अगर ओके। राज्यों के पास में फाइनेंशियल पावर होगी तो राज्यों का हाल भी अमेरिका के राज्यों के जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर गुजरात ने बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया तो गुजरात कहेगा भाई मेरा टैक्स कलेक्शन ज्यादा है इसलिए मेरे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा। मुझे क्या पता बिहारियों का क्या होने वाला है। ओके। ठीक, बिल्कुल अमेरिका जैसी स्थिति हो जाएगी भाई। लॉस एंजलस लॉस एंजलस है और मैक्सिको मैक्सिको रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिको ने क्या किया? साला जब भी तुम मुझे टैक्स का पैसा नहीं देते, जब भी नहीं देते, एक काम करता हूँ अलग ही देश बना लेता हूँ। सही है ना? तो ये स्थिति तब पैदा होती है। इस कारण से धन विधेयक को राज्यसभा का हिस्सा नहीं दिया गया कभी भी, कि धन विधेयक का मतलब राज्यसभा नहीं है। ठीक, धन विधेयक है या नहीं है इस बात का फैसला कौन करेगा? लोकसभा का सभापति या अध्यक्ष। अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो लोकसभा का सभापति निर्धारित करेगा। उसके बाद राज्यसभा से धन विधेयक के संबंध में अगर कोई भी सजेशन आता है, कोई भी सजेशन अगर आता है, किस दिन में? 14 दिन के अंदर। ठीक है, अगर 14 दिन में उनके पास कोई भी सजेशन आता है तो क्या लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य होती है? नहीं होती। ठीक है ना? धन विधेयक की एक खास बात और है, धन विधेयक कभी भी राष्ट्रपति के पास साइन होने नहीं जाता। ओके। ठीक है, क्यों नहीं जाता? क्योंकि राष्ट्रपति उस पर पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने देखा भी धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा कि भाई साहब देख लो ये धन विधेयक बनाया गया है, कुछ चेंज चाहते हो तो कर लो। अगर वो चेंज नहीं करते तो लोकसभा में राज्यसभा की कॉपी भेज दी जाती है। लोकसभा राज्यसभा से कहा जाता है कि भाई साहब कुछ बदलना हो तो बताओ। ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ भाई साहब ये बदल दो। लोकसभा कहती है हमें नहीं बदलना, बाहर में जाओ तुम। ठीक, एंड देन लोकसभा अपने यहाँ उस चीज को प्रोसीड कर सकती है। क्लियर कट है बिल्कुल? धन विधेयक पे हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। ठीक है, कि धन विधेयक का मतलब लोकसभा की ऑटोनॉमी अपने आप में। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, लोकसभा धन साइन विधेयक होने के लिए भी नहीं जाते फिर राष्ट्रपति के पास? पहले हो गया ना? पहले ही करा लें। हाँ पहले ही। आओ चच्चा पहले साइन कर लो। हाँ पहले आप खोलो जो भी होना है आपको, लोकसभा में बाद में जाएगा। ठीक है, अब अगर क्या होता है धन विधेयक को लोकसभा चेंज करती है, कुछ भी चेंज करती है लोकसभा, क्या उसे पुनः राष्ट्रपति के पास ले जाया जाएगा? नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी चेंज करते हैं क्या राज्यसभा से पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। हम्म। धन विधेयक का मतलब इंडिपेंडेंट राज्यसभा लोकसभा, और धन विधेयक का दूसरे शब्दों में मतलब होगा बजट। ओके। ठीक अच्छा, है, बजट जो रह रहा है। हाँ मतलब दूसरे शब्दों में मतलब है, बजट ही नहीं अरे होता एक्चुअल में, पार्ट है एक धन विधेयक का बजट अपने आप धन में। विधेयक और वित्तीय विधेयक भी अलग अलग कैसे हाँ हैं? अलग अलग है। वित्तीय में ही तो धन। धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है? धन विधेयक होता है जिसमें धन संबंधी बात होंगी। वित्त विधेयक वो विधेयक होंगे जिसमें धन की बात तो होगी लेकिन इनडायरेक्ट वे में होगी। ठीक है, जैसे मैं 10 रुपए लेने जाता हूँ, अंग्रेजी में क्या क्या है इन दोनों में, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक? मनी बिल और फाइनेंस बिल। ठीक है, अगर मनी बिल की बात होती है तो वहां डायरेक्ट करेंसी का रोल है, डायरेक्ट करेंसी इन्वॉल्व है। जब वित्त विधेयक की बात होगी तो वित्त संबंधित मतलब करेंसी से संबंधित कोई कानून बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कहीं टैक्स लगाना है, क्या वो वित्त विधेयक होगा कि धन विधेयक होगा? नरेश सर जी क्या होगा? वित्त विधेयक होगा, इनडायरेक्ट।
ठीक है, नरेश जी बताएंगे यार, थोड़ा बहुत समझदार आदमी है। ना वित्त विधेयक ही होना चाहिए। अगर टैक्स की बात की जा रही है तो हाँ जी। टैक्स। हाँ। गलत है क्या? हाँ गलत है, जब भी तो बोल रहा हूँ। अगर अच्छा टैक्स बताओ। कलेक्शन टैक्स की मतलब बात की मनी। जाएगी, टैक्स कलेक्शन की बात की जाएगी तो वो ना वित्त विधेयक होगा ना धन विधेयक होगा। बड़ी अच्छी अजीब विडम्बना है यार। जो अभी आपने जीएसटी बताया होता था है ना। ये, है। नहीं, ये आपने बताया था जैसे धन की बात हो रही है तो उसमें कोई योजनाओं से संबंधित चीजें होती है धन विधेयक में हाँ ज्यादातर। ऑब्वियसली योजनाओं संबंधी नहीं, मतलब पैसे को डायरेक्ट कैसे खर्च करना है हम ये बात करते डायरेक्ट हैं। उसकी मतलब उसमें डिटेल होती है सारी। हाँ 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 और एग्जैक्टली। वित्त विधेयक में यही होता है कि भाई फाइनेंस कहाँ कहाँ कैसे करना है, कहाँ से हाँ उसको मैनेज करना है, ये हाँ होता हाँ है। हाँ ठीक है, लेकिन तो ये अगर टैक्स बेसिकली संबंध ये अगर वित्त विधेयक में ही आना चाहिए। हाँ अगर टैक्स संबंधी बात होगी तो वित्त विधेयक में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा मूल अधिकार का सवाल है। टैक्स वसूली किससे होगी? नागरिकों से। हम्म। ठीक, अगर टैक्स बढ़ाना है घटाना है फलाना ढिगड़ा ये सब करने हैं, मतलब टैक्स घटाना बढ़ाना नहीं, कोई नया टैक्स इम्पोज करना है। टैक्स घटाना बढ़ाने का डिसीजन होगा वित्त विधेयक और मनी बिल में ही, मतलब फाइनेंस और मनी बिल में। घटाना है बढ़ाना है या कुछ भी, लेकिन अगर कोई नया टैक्स इम्पोज किया जाएगा, वो उसकी बात कहाँ होगी? दोनों सदन में। हाँ, वो तो बिल पास होएगा एक तरह से। हाँ फिर बिल पास होगा, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का सवाल है। ओ, ठीक है ना? देखो ये चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस में रखनी चाहिए कि कोई चीज ऐसी तो नहीं जा रही है जो हमारे कहीं ना कहीं नीचे वाले आर्टिकलों को बाईपास कर रही हो। ठीक। संविधान का एक हम्म। खास बात, सबसे अच्छी खास बात मुझे यही लगती है कि इसमें नीचे ऊपर वाले जो आर्टिकल है उसकी वैल्यू कम है नीचे वालों के कंपैरिजन पे। तो अगर भारत की कोई बात होगी, तो भारत की कोई बात होने में या नागरिक की कोई बात होगी, मौलिक अधिकारों को ताक पे रख दिया जाएगा उस समय पे। क्योंकि वो क्या है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 बाद में आता है। ठीक। तो भारत के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे आपके मौलिक अधिकार भाड़ में जाओ, चाहे आपके मूल अधिकार भाड़ में जाओ, हमें नहीं पता। लेकिन भारत प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 1 है। तो संविधान का भी यही सबसे अच्छी बात है कि अगर ऊपर वाला आर्टिकल नीचे वाले का उल्लंघन कर रहा है, तो ऊपर वाले आर्टिकल की बात नहीं मानी जाएगी। उसकी मूल भावना खत्म, मतलब देखो मूल भावना पे जाओ हर एक आर्टिकल की। ठीक है, देखो अब तक जो मैं संविधान पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मूल भावना के तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर आर्टिकल की मूल भावना क्या कह रही है। ठीक है, इसलिए मैं आर्टिकल को पूरा आपको नहीं पढ़ने देता ज्यादातर कि भाई वो आर्टिकल क्या कह रहा है, वकील की भाषा में लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपको समझनी होगी इसकी मूल भावना क्या है आर्टिकल की, तभी आप सवालों को सही कर पाएंगे। ठीक। चलो। लोकसभा का धन विधेयक, राज्यसभा का धन विधेयक। 101 नंबर, यदि कोई विधेयक को धन विधेयक मतलब भाई 101 नंबर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई धन विधेयक किस किस को समझा जाएगा बेसिकली। ठीक है, किसी कर का अध्यारोपण करना, उदासीन करना, परिवर्तित करना, विनिमय करना। ठीक है, किसी भी कर का मतलब अध्यारोपण करना या विनिमय करना, नया कर नहीं बनाना है, उसको जबरदस्ती का जहां तहां से ऊपर नीचे करना है। तो वो सब का काम हो गया, ये सब हो गया। भारत सरकार की संचित निधि और आकस्मिक निधि का अभिरक्षण। ठीक है, पहले ये सवाल बहुत आया करता था, पता नहीं क्यों भारत के पास कितनी निधि है, संचित निधि किसे कहते हैं और आकस्मिक निधि किसे कहते हैं, पता नहीं क्यों आजकल तो मैंने देख नहीं रहा इस सवाल को। या किसी ने अभी रिसेंट में इस सवाल को देखा है, ऐसा कोई सवाल कि संचित ऐसे निधि सवाल तो नहीं आता। ऐसा है? आता है कि भाई कि इसको तनख्वाह कहाँ से मतलब किस पे किस से दी जाती है, अच्छा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संचित निधि से दी जाती है, आकस्मिक निधि दी जाती है, सब सब देखो, सब जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी सदन के या संसद से रिलेटेड, उन सबको भारत संचित निधि से ही पैसा दिया जाएगा। अब संचित निधि क्या है? संचित निधि वो निधि है जो हम टैक्स के जरिए जमा करते हैं। जो गवर्नमेंट हम्म। ट्रेजर है। हाँ मतलब जो भी हम टैक्स के जरिए जमा और करते हैं वो यो निधि कहते हैं ये हो संचित जाएगा निधि। आकस्मिक जो जो इमरजेंसी है। इमरजेंसी हाँ ये इमरजेंसी फंड है हमारे पास में। ठीक है। इमरजेंसी फंड, राष्ट्रपति को इमरजेंसी फंड से दी जाए हाँ राष्ट्रपति को इमरजेंसी फंड से दी जाती है, हमेशा। राष्ट्रपति और एक आदमी और है, पता नहीं कौन सा वाला। नरेश जी कौन है एक आदमी और जिसको उससे दी जाती है इमरजेंसी से? शायद आई थिंक वो है ये वाले सुप्रीम कोर्ट वाले। संचित निधि से ही दी जाती है सर, ये आकस्मिक से तो आकस्मिक तो नहीं आकस्मिक नहीं कार्य के लिए होना है। आकस्मिक कार्य के लिए, लेकिन इमरजेंसी के केस में शायद राष्ट्रपति को सैलरी तब भी दी जाती है, आई होप।
क्योंकि है कोई आदमी जिसको आकस्मिक निधि से दी जाती है पैसा। बाकी वो है कि सबको संचित निधि से दिया जाना है पैसा, ये तो क्लियर है, लेकिन तभी तो ये सवाल कंफ्यूज करता है लोगों को, किसको आकस्मिक से दिया जा रहा है, किसको संचित से। तभी तो वो विकल्प देता है कि इनमें से किसको संचित निधि से पैसा दिया जाता हम्म, है ना। तो देखो ध्यान जी। रखना, मतलब क्लियर कट मैं जो बता रहा हूँ पहले कि संचित निधि से पैसा किसको दिया जाएगा। अब मान लिया मास्टर की सैलरी आनी है, समझो, अब 1 मिनट के लिए समझना। मास्टर समझते हो ना, प्राइमरी का मास्टर, प्राइमरी के मास्टर की सैलरी जानी है नीचे, उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, संचित निधि से आता हो तो किससे। संचित निधि से। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो कौन नहीं है, क्योंकि जो टीचर है वो कौन नहीं है, कौन नहीं है, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव का ना लेजिस्लेटिव का, दोनों में से। तो उसको संचित निधि से पैसा नहीं मिलेगा। उसको पैसा कहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट फंड से। सरकार उनके नाम का एक अलग से बिल, बजट बनाएगी, बिल बनाएगी और उस पैसे को वहां से देगी। देखो संचित हम्म, निधि से मेरा तात्पर्य क्या है कहने का, संचित निधि से पैसा निकलने का मतलब होता है इसका हिसाब किताब बाद में होगा, जब बजट आएगा। टोटल रिसीप्ट वर्सेस टोटल कलेक्शन, जैसे मान लिया मैं टैक्स कलेक्टर कलेक्टर हूँ, ठीक है, मुझसे कहा जाता है जितना कलेक्ट करके लाओगे उसका 10% तुम ले लो। देखो ये चीज कहाँ से पैदा होती है एक्चुअल में, इस चीज की इतनी जरूरत क्यों हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे। एक आदमी टैक्स का कलेक्शन करता है और टैक्स कलेक्शन करने में वो कहता है कि भाई 10% मेरा और बाकी 90% कलेक्शन का। तो उसने अपना पैसा कहाँ से निकाल लिया, संचित निधि से, ठीक है। उसके बाद 90% जब कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद में अब हम कह रहे हैं कि भाई यार अभी पैसा कम इकट्ठा हुआ है, तो डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं देते, मास्टरों को तनख्वाह नहीं देते हैं, और एक काम करते हैं कुछ पुलिस वालों की भी रोक लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पैसा संचित निधि से नहीं गया, ये पैसा कहाँ से जा रहा है, बजट के थ्रू। पहले एक बजटिंग हो रही है, बजट के बाद में ड्राफ्टिंग हो रही है, और ड्राफ्टिंग में तय हो रहा है कि भाई किसको क्या देना है, ठीक। संचित निधि से क्या तात्पर्य है कि पहले संसद ने तय कर दिया है कि भाई साहब 1 लाख रुपए इस आदमी को देने हैं हर महीना, टैक्स कलेक्शन हो या ना हो, डजन नॉट मैटर, इसको 1 लाख रुपया संचित निधि से उठा के दे दो। कब लेखा जोखा कब होगा, जब बजट बनेगा, जब हम देखेंगे कि भाई हमने इतना कलेक्शन किया और इतना, मतलब टोटल रिसिप्ट कितने और टोटल खर्चा कितना है, ठीक। संचित का मतलब यही होगा कि जो हमने पहले से इकट्ठा करके रख रखा हाँ है। मतलब बेसिकली इसी संचित में तरह वही कि लिख जो लो। हमने इकट्ठा हो चुका है हमारे पास अब तक ना। और ये मास्टरों की सैलरी वो हो गई, मास्टर या किसी भी कर्मचारी की, हाँ कि उसका जो है उसका पूरा लेखा जोखा 1 साल में बनाया जाता है। हाँ, नहीं नहीं, लेखा जोखा ताकि 1 साल में नहीं, समझे नहीं अभी मेरी बात। वो जैसे मास्टर को सैलरी मिल रही है क्वार्टरली, ये बैठते हैं मीटिंग लेके, क्वार्टरली, हाँ, क्वार्टर होता है है। ना, क्वार्टरली मीटिंग लेके बैठते हैं। क्वार्टरली मीटिंग लेने के बाद में ये लोग कहते हैं कि भाई इतना पैसा आ गया, तो इतना पैसा आने के बाद में किस किस आदमी को दिया जाए, जी ठीक जी। है ना। आजकल वैसे एक व्यवस्था आ गई है, मतलब बेसिकली अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कम होती जा रही है कि अब एक व्यवस्था आ गई है, उस व्यवस्था को कहते हैं ई कुबेर सिस्टम। अब एक व्यवस्था आ गई है ई कुबेर नाम से। ई कुबेर में क्या होता है, जीरो बजटिंग होती है। जीरो बजटिंग किसको कहते हैं, आरबीआई अपनी तरफ से फंड रिलीज कर देगा सैलरी में, मतलब लोगों की सैलरी नहीं रुकेगी, उनको पैसा मिल जाएगा। चाहे आरबीआई, बेसिकली यहाँ बैंक कौन हो गया, आरबीआई। आरबीआई सरकार को लोन दे देता है पहले से ही, कि भाई जो तनख्वाह है कुछ लोगों की, वो तनख्वाह लोन से आ गई आपके पास में। अब आरबीआई को आप वापस दो या ना दो, वो सरकार और आरबीआई का डिसीजन रहेगा बाद में, ठीक है। तो जब से ई कुबेर सिस्टम आ गया तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है आजकल। वरना पहले ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले जब ये तो होता था कई बार महीनों महीनों सालों सालों मास्टरों को तनख्वाह नहीं होती थी, ठीक है। कई बार ये होता था कि 2 महीने की 1 महीने की काट ली, कि भाई साहब बजट पूरा नहीं हो रहा था तो आप एक काम करो 1 महीने का पैसा हमें रहने दो, है इस ना। महीने की भी ना ही अभी वही क्वार्टर की अभी मीटिंग में 4-5 दिन पहले। अच्छा हाँ ना, तो मतलब कुल मिला के वो सब चलता रहता है, तो इसलिए वो संचित निधि से नहीं होगा, ठीक। संचित निधि से धन का जो विनिमय होगा, देखो एक बात बिल्कुल क्लियर कट है, धन का जो भी विनिमय होगा संचित निधि से, आकस्मिक से नहीं, संचित से, उसका विवरण कहाँ से पास होके जाएगा, राज्य संसद से हर हाल में। बिना संसद की मर्जी के कोई भी पैसा भारत सरकार से खर्च
नहीं किया जा सकता। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए, बांग्लादेश गए मान लिया, या नेपाल गए, नेपाल में जाके बोल के आए कि यार मैं नेपालियों की सेवा से बहुत खुश हूँ, तो एक काम करते हैं, नेपालियों को 1-2 करोड़ रुपया चंदा दे देते हैं। ठीक है, तो क्या है कि नरेंद्र मोदी सूटकेस योजना यहाँ काम नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी ने वहां बोल दिया। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस पे साइन करेंगे कि चलो भाई इन्हें 2 लाख या 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करो। लेकिन अब क्या है, संसद में आके मामला डामाडोल हो गया। संसद में आके क्या हो गया, मामला डामाडोल हो गया। बिल पास होगा दोनों सदन से, निम्न और उच्च दोनों से। क्यों? क्योंकि मामला किसका है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, अंतरराष्ट्रीय मामला है। अंतरराष्ट्रीय मामला कहाँ पर दिया गया, आर्टिकल नंबर कौन से में, 31 में। राज्य राज्यों के बीच का अधिकार, देश और राज्यों का अधिकार, वो सब जो परिभाषा दी गई है वो वहां दी गई है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे पैदा किए जाएंगे। ठीक है, तो वो 31 नंबर में चला गया, तो 31 नंबर को इसके ऊपर का कोई भी आर्टिकल सुपरसीड नहीं करेगा। तो फैसला कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ संसद। ठीक है, यहाँ पर धन विधेयक जैसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी बोल जाते हैं जहां तहां, और फिर पैसा उन देशों तक नहीं पहुंचता। इवन कई देशों ने तो ये आरोप तक लगाए कि प्रधानमंत्री आके बोल जाते हैं और आप पैसा हमें नहीं देते हो। ठीक है, कई देशों के साथ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि एक किस्त चलेगी, आने वाली अगली किस्त का दूर तक नहीं पता कहाँ गई। ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक या साधारण विधेयक के बीच में अंतर कौन पैदा करेगा, वो बातें लिखी गई हैं। अजीब अजीब, धन विधेयक का अध्यक्ष ये अंतिम निर्णय लेता देगा, वो ये बात यहाँ लिखी गई है, ये रहा। धन विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय लेगा, अंतिम निर्णय कौन किसका होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का। इसलिए हर चीज बिना टेंशन के, हर आदमी टेंशन फ्री है। ठीक है ना, वो मतलब पहले मैं बता चुका हूँ इस बात को ऑलरेडी। ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैं पहले ही इनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, विधेयक पर अनुमति कैसे होगी उस बात की चर्चा की गई है ना। विधेयक पर अनुमति कैसे होगी, 111 नंबर आर्टिकल। ठीक, हर तरह के विधेयक को अनुमति कैसे मिलेगी, ये बात बताई गई है। 2/3 से मिलेगी, 1/3 से मिलेगी, आधे से 1 से मिलेगी। धन विधेयक कैसे पास होगा, ये सबका जिक्र आर्टिकल नंबर 111 में किया गया है। ठीक, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बात बताई थी कि आर्टिकल नंबर 109 से 7 से लेके आर्टिकल 117 तक एक बार ध्यान से पढ़ लेना सभी को, क्योंकि डाटा कॉन्सेप्चुअल भी है और डायरेक्ट आर्टिकल नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे धन विधेयक का जिक्र कहाँ है, वित्त विधेयक का जिक्र कहाँ है। ठीक है, ये बात का फैसला अध्यक्ष लेता है कि फला फला बिल धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, होप सो। ठीक है ना, डाटा हैवी है बहुत ज्यादा। संसद के पेंशन फलाना ढिकड़ा, देखो यहाँ लिखा है कुछ आलतू फालतू की चीज। देखो यहाँ चीजें लिखी हैं, है ना, यहाँ पर लिखी हैं चीजें कि किसको कहाँ से पैसा मिलेगा, किस किस को संसद की उससे मिलेगा, क्या बोलते हैं, संचित निधि से पैसा मिलेगा। कौन है विशेष आदमी, सारे संचित निधि वाले हैं, यानी इसका मतलब राष्ट्रपति, उपलब्धियां और भत्ता एवं पद के अन्य विवरण, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, और ऐसे ऋण जिनका भारत सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई तुमको पैसा चुकाना है, ऐसे ऋणों का ब्याज और ऋण दोनों कहाँ से जाएंगे, यहीं से जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, न्यायालय के न्यायाधीशों या उनके संबंधित व्यय और भत्ते, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का, ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, और फलाना डिगड़ा। न्यायाधीशों ने बड़े मजे लिए हैं यार, है। ठीक, और कौन आ गए, और कौन आ गया, राज्यपाल आ गए। ठीक है, यहाँ एक महान आदमी का जिक्र और हुआ है, आगे भी इसका जिक्र होगा वैसे कई बार, महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, ये है भारत सरकार का बड़ा बाबू। ये कौन है, भारत सरकार का बड़ा बाबू। ठीक, उससे पहले कौन था, एक कौन सा था, महान्यायवादी, वो कौन था, भारत सरकार का वकील। ठीक है, ये दोनों संवैधानिक पद हैं।
अब तक हमने कितने संवैधानिक पद देखे? मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बाद में राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक है, महान्यायवादी, और फिर अब महालेखाकार, लेखा परीक्षक। ठीक है, कैग, CAG, है ना, ऑडिटर है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये भारत सरकार का एक तरह से बड़ा बाबू है। इसका जिक्र आगे होगा, मतलब एक बार इसका स्पेशल आर्टिकल है भैया इसका पूरा। 113 हो गया। 113 मतलब यहाँ पर वही जिक्र है कि भाई किस मांग को कैसे माना जाएगा, किसकी शक्ति क्या है, कैसे अनुमति मिलेगी। ठीक है, उनका जिक्र मतलब हम ऑरली कर चुके हैं एक बार, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई क्या स्थिति है इन सब की। देखो यहाँ यहाँ वही फालतू की बात लिखी हुई है 3 नंबर में, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। साफ बात है बिल्कुल। धन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति से पहले पास होके आएगा, उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है ना, कि धन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति के पास से ही आएगा, उससे पहले वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की द्वारा जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब इतना काम का नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी तो वो आपके समझ में भी आ जाएगा जनरली, जो मैं बता भी चुका हूँ कई बार उसको तो। ठीक, अब आर्टिकल नंबर काम के पे आते हैं डायरेक्ट। चलो भाई, ठीक है भाई, काम सबसे काम का आर्टिकल हमारे, है ना, एक और जो राष्ट्रपति को इंडिपेंडेंट सदन बनाती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति की विधायिका की शक्ति, मतलब मैंने अभी बताया ना, क्या राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित या किसी विधेयक को पेश कर सकता है, तो राष्ट्रपति की ये शक्ति वो रही। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 में राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है। विशेष शक्ति कौन सी? कि कभी भी वो किसी भी विधेयक को पारित कर सकता है। कब? जब विश्रांत काल हो, यानी संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा हो, और देश को ऐसा लगता है कि इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या आएगा? अध्यादेश आएगा। और अध्यादेश का प्रभाव वही होगा जो संसद से पास हुए कानून का होता है। ठीक है ना, ये बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर याद रखना, 123 नंबर आर्टिकल है क्या? राष्ट्रपति के क्या करने की? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से मिलती है ना? उसके बाद संसद के दोनों सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन और लिख के, अरे हाँ, ओ राहुल, हमसे गलती हो गई थी एक्चुअल में आज, वो दिमाग में नहीं रहा मेरे बिल्कुल भी, है ना। हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पर चले गए, ये गलती हो गई थी हमसे शुरू में जब हमने डिस्कस शुरू किया था ना तभी। अब ध्यान गया है चीज पे सही से। वही तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था उस बात को, लेकिन फिर भी चल गया जैसे भी है। ये सब 6 सप्ताह। हाँ, एक्चुअल में वो 6 महीना नहीं है, 6 सप्ताह है। 6 महीने का भी भैया है। हाँ, अब सुन तो सही पहले मेरी बात, मेरे वीर समझ नहीं रहा। हम्म। जो सुबह हमने 12 महीने डिक्लेयर किया था ना, वो 12 महीने ना हो गए, 7.5 महीना है। ठीक है ना, वो 12 महीने ना हो गए, कितना है? 7.5 महीना है। अब क्योंकि 7.5, 1.5 महीना तो है 6 सप्ताह का डिले, और 6 हाँ महीना दोनों सदनों के बीच का समय। हाँ, समझ गया, अब गौरव समझ गया। यहाँ ये सुबह मतलब मेरे हम्म। दिमाग में था 6 महीना पूरा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 6 सप्ताह का समय है दोनों के बीच में, तो 7.5 महीने ही अधिकतम अध्यादेश चल सकता है। ठीक ना, 7.5 महीने का मतलब 108 दिन होता है क्या? नहीं, ज्यादा होते होंगे, 108 दिन तो नहीं होते होंगे, 7.5 महीने, छह ज्यादा सात होंगे। जी, 180 21 से तो यही ज्यादा हो होंगे। गए, 10-10 दिन तो यही हो गए। 210 दिन, यानी ये हो दो गए हफ्ता और 225 दिन। 225 दिन हो गए। हाँ यार, 225 दिन तो नहीं, 108 का जिक्र भी है, पता नहीं कहाँ साला। चलो कोई बात ना। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, वो जो चीजें थी वो हमने करेक्ट कर ली अपनी फिर से, कि भाई जो हम गलती कर रहे थे पहले,
कि गलती ये थी कि भाई कोई भी जो विधेयक होगा, अगर विधेयक नहीं, विधेयक जो होगा वो अध्यादेश के जरिए आ रहा है अगर, तो अध्यादेश से आने के बाद में वो मैक्सिमम 7.5 महीने ही 7.5 महीने ही जिंदा रहेगा। ठीक है ना। अब संघ की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, ठीक है ना। जज होंगे, कितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में? पहले 7 थे, लेकिन 7 से बढ़ते 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 आज कितने हो गए? 31 हो गए, है नरेश सर? 31 ही है ना आजकल? सो के दिखे। नरेश जी सो गए हैं? सर आज बताओ। हैं नहीं, मैं हाँ, कितने जज हैं एक्चुअल में आजकल सुप्रीम कोर्ट में? आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आजकल? अब फिलहाल 31 जज हैं। 31 है ना। हाँ, अभी अभी कुछ दिनों पहले 3 बढ़ाए थे ना, 28 से 31 किए थे। भैया ये एक बार ही मेरे को इनका भी ना पता, ये बता दियो। क्या? कोर्ट के बारे में बता दियो। ऊपर बताऊंगा यार मैं। उसके बाद कोर्ट लेवल बताया 124 जाएगा, में कोर्ट दिखा है ना सर? हैं? 124 में कोर्ट दिखा है। कोर्ट ही है, ठीक है। तो जो कोर्ट होगा 124 वाला, ठीक, तो कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट कैसे बनेगा मिलके? एक जज, एक क्या होगा? हेड होगा, मतलब उसे कहेंगे मुख्य न्यायमूर्ति। देखो शब्द कितना अच्छा है, न्याय की मूर्ति है वो, आंखों पे पट्टी बांधने वाला जो होता है ना, वो वाला न्यायमूर्ति, ठीक है ना। तो जो न्यायमूर्ति होंगे वो, और इनके साथ में 31 जजों की एक समिति को मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेखों का कार्यालय होगा। क्लियर है बिल्कुल? अगर एक आदमी के साथ पहले ये किया गया है तो अगले आदमी के साथ लगभग वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसकी पंचायत इस आदमी के लिए अलग, दूसरे आदमी के लिए अलग हो जाए, ऐसा नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। उसके बाद में जज की अवधि क्या होगी, साइन कौन करेगा, फलाना ढिकड़ा, है ना, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है जजों के अपॉइंटमेंट की। जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ठीक है, पहले क्या होता था, जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता था? भाई जो सीनियर है उसे ऊपर प्रमोट कर दो। फिर इंदिरा गांधी जी का दिमाग खनकता है, इंदिरा गांधी जी कहती है मजा नहीं आ रहा यार, मजा लेते हैं कुछ, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जूनियर को, कुछ सीनियरों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से, इसको बनाओ उसको बनाओ, ये करो वो करो, अध्यादेश आने शुरू हो गए इन चीजों पे, ठीक। वो बात नहीं बनी और वो एक विवादित क्षेत्र होता चला गया। विवाद की जड़ कब जाके खत्म होती है? लगभग 2000 या 2002 के आसपास से 2003 के आसपास खत्म होती है, और कहा जाता है कि भाई यार जो मामला है ना, वो एक काम करो, एक कमीशन बना लो, एक कमीशन बना लो, कमीशन तय करेगा कि जज कौन बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कमीशन बनेगा तो कमीशन में जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? हाई लेवल ऑफ जुडिकल पर्सन, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो हाई लेवल ऑफ जुडिकल पर्सन है वो राष्ट्रपति को भेजेंगे कि भाई साहब केवल इसको 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 ही जज बनाया जाना है, इनमें से जो नाम आपको अच्छे लग रहे हैं वो छांट लो, ठीक है। पहले क्या था कि ये पूरी की पूरी ऑटोनॉमी किसके पास थी? न्यायपालिका के पास। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कुछ परेशान किया, कुछ इंदिरा गांधी जी को परेशानी हुई, तो आगे बदलते बदलते ये सिस्टम आ गया कॉलिजम पर। तो कॉलिजम कहाँ से तय होता है? मतलब कि लोग कौन तय करते हैं? उच्च न्यायालय के प्रमुख 3 मेंबर होते हैं, वैसे 2 जज और फलाना ढिकड़ा करके, ठीक है। वो लोग तय करते हैं कि जज कौन बनेगा। वो कुछ नाम लिखते हैं एक कागज में, और उस कागज को देकर आते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का मतलब कौन होगा? कैबिनेट मंत्रालय, क्योंकि पावरफुल बात है भाई, जज बनाया जा रहा है। जैसे राज्यपाल बनाया जाता है ना, ऐसे जज बनाया जा रहा है। तो जज बनाया जा रहा है तो उसके लिए अनुमति किसकी चाहिएगी? कैबिनेट की बेसिकली। तो जज क्या करेगा? यहां से कौन बनेगा? जज बनेगा। और अब तक भारत के इतिहास में देखा गया है कि जो जज हैं वो मुश्किल से मुश्किल 150 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट में जज बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि कोई स्पेशल आयोग नहीं बनता, ठीक। चलो उस बात पे हमारा फोकस नहीं है जनरली, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है कि भारत के पास में एक उच्च न्यायालय होगा जो किससे मिलके बनेगा? एक मुख्य न्यायमूर्ति, और उसके साथ में कौन होंगे? 31 जज होंगे। यहाँ 7 लिखा है क्योंकि 7 को बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, 7 की संख्या 31 पहुंच गई है, वो नीचे लिखी है अलग, 31 कहाँ पहुंची है, ठीक है। उसके बाद में किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा? उस कानून को कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। देखो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है कई बार, यहाँ हमें गलतफहमी हो जाती है कि संसद
सॉरी संसद नहीं, मतलब भारत के न्यायाधीश को जो हटाया जा सकता है वो किससे हटाया जा सकता है? जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना? कैसे? महाभियोग चला के। ठीक, लेकिन ये जो अवधारणा है ये थोड़ी सी गलत है। अवधारणा गलत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है ना? नहीं, गलत। संसद के पास जो पावर है वो नियम बनाने की है कि इस आदमी को कैसे हटाया जाएगा। ओके। ठीक है ना? अब संसद क्या कहे कि वो कहे कि हम वो पावर अपने आप लेते हैं कि भाई हम कानून हम बना ये नियम संसद फलाना करेगी, संसद मीटिंग करेगी, संसद ये करेगी, एक ऐसा कानून बना देती है इसमें सिर्फ संसद 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 ही है। ठीक है, तो जज को कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। ठीक है ना? और अगर संसद ये लिख देती है कि मान लिया संसद से एक ऐसा कानून पास हो जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कैसे हटेगा कि कैबिनेट मंत्रालय मंत्री जब मतलब राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा दे। ठीक है ना? तो ये विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। और संसद ने अभी फिलहाल में जो किया हुआ है, संसद का ये कहना है कि मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल ऐसे हटाया जाएगा जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। पहली चीज क्या होगी? वो संविधान का अतिक्रमण करे, नंबर 1, है ना, मुख्य आइटम। और दूसरा आइटम क्या है राष्ट्रपति के लिए? वो पागल दिवाली और फलाना ढिकड़ा लालची वालची तो नहीं हो गया, यही सेम कंडीशन वहां लागू होंगी। ठीक है ना? ओके ओके। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कई बार सवाल आता है कि संसद विधि द्वारा तय करेगी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाना है, या डायरेक्ट सवाल आता है कि अगर दो चीज एक ही क्वेश्चन में दो चीज लिखी है कि मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, एक लिखा है कि संसद द्वारा तय विधि द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, और एक सब लिखा है महाअभियोग द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? संसद का कानून। ओके। ठीक है ना? फिलहाल में संसद ने कहा हुआ है कि ये भी नहीं लिखा कि महाअभियोग द्वारा हटाया जाएगा, उन्होंने लिखा है कि संसद ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, जिस तरह भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये नहीं कहा कि महाअभियोग चला के हटेगा। देखो, ए सी का दोस्त है, सी बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त होगा या नहीं होगा ये बात तय होगी संसद के द्वारा, है ना? समझ में आई बात ना? ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, लेकिन ए सी का दोस्त है या नहीं है ये बात कौन तय करेगी? संसद। ठीक, वही स्थिति यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति कब मतलब भारत का न्यायाधीश बन सकता है? ठीक है, और यहाँ गैर नंबर है राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय यहाँ पर क्या होगी? अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति राय में पारंगत होगा, है ना? मैंने बताया ना राष्ट्रपति की मर्जी से बनता है, कुछ लोग अपनी तरफ से फेंक के मानते हैं कि भाई साहब ये लो ये लो, ये जज है, ये जज है, ये जज है, तो राष्ट्रपति ही तय करेगा कि भाई जज कौन बनेगा, है ना? वो अजीब फर्जी बात है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे कोई मतलब नहीं है। चलो, जो चीज का हमें इंतजार था वो चीज दिख रही है हमें 124 नंबर में, कि जो न्यायिक आयोग है मतलब कोलिजम जो होगा वो कौन कौन लोग होंगे। एक तो भारत के न्यायमूर्ति होंगे, नंबर 1 अध्यक्ष। ठीक है, और ठीक उसके नीचे के 2 ज्येष्ठ जज होंगे। ठीक है, और तीसरा आदमी कौन होगा? एक मंत्री होगा। ठीक, और अगला कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री, और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और लोकसभा के विपक्ष के नेता, जहां पर कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा के एकल दल का सबसे बड़ा नेता ही होगा। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? कितने? 7। कितने हो गए? 7। आर्टिकल नंबर जो मतलब 4th नंबर है इसका, इससे कितने लोग मिलेंगे हमें? जो घ है घ, उससे देखो कितने लोग मिलेंगे? 1 2 3 मिलेंगे ना? 3 मिलेंगे। ध्यान से ना पढ़ने की आदत। 4। देखो 4 2 बनेंगे। 2 विख्यात व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री। मुख्य न्यायमूर्ति। अंकुर जी कितने मिलेंगे? मुख्य न्यायमूर्ति हाँ, ये 31 होंगे क्या? कितने लोग मिलेंगे भाई? 31 क्यों होंगे? देखा, राय देखो अलग अलग। अबे वहां लिखा है, लिख के पढ़ लो यार।
कितने लोग मिलेंगे? 4 ही तो मिलेंगे इसमें। मिलेंगे। संविधान पढ़ने की भी यार दिमाग खराब। प्रधानमंत्री, भारत के हाँ, अमन कितने मुख्य मिलेंगे? न्यायमूर्ति अमन और कितने? लोकसभा में विपक्ष अमन नेता, अमन या अमन रुक जहां जा। ऐसा कोई विपक्ष का नेता अब नहीं रुक है, थम तो वहां चलो लोकसभा भैया। के सबसे बड़े रुक जा एक रुक जा। विपक्षी रुक जा। दल। हाँ, अमन कितने मिलेंगे? अमन कितने बोल रहा? पहले एक एक सुनो, तेरा डिसीजन चला गया। अमन कितने? 6। 6 लोग मिलेंगे। चौथे भाग घेर से कितने मिलेंगे? चौथ 4। 5। देखो 5 बता साहब। प्रधानमंत्री मैं तो भारत 4 पे का हूँ, मैं 4 पे है? हूँ। अच्छा, तू 4 पे है। चलता शांत रही है। राहुल कितने अपना सोच ले एक प्रधानमंत्री, बार। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, और समझ गया मैं तेरी बात लोकसभा यार। का थम विपक्ष का नेता हो गया और एक। थम तो सही मेरे वीर। थम जा अब। तू संख्या देगा। डिसीजन जल्दी बताओ। 4 5 जो भी है। क्लेरिफिकेशन मैं दे दूंगा बाद में। लोकसभा 4। विपक्ष। 4 गौरव। अमन कितने? 6। अमन 6 अंकुर जी कितने? 3। 3 बहुत बढ़िया। नरेश जी राहुल कितने? 5 में। नरेश जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ, राहुल कितने? 5 ही होंगे भैया मेरे हिसाब से तो। गौतम साहब भी हैं अवेलेबल? 1 गौतम 2 कुमार जी। 3 5 भारत के। गौतम कुमार जी हैं अवेलेबल? नहीं है? क्या चला के चले गए हैं कहीं? चलो कोई बात नहीं है। हाँ, केवल आदमी होंगे 2। कैसे? इसमें लास्ट वाला लाइन जो यू है ना कि विपक्षी दल के भी 2 मिनट मिलेंगे। अबे यार, फालतू की बातें क्यों पढ़ रहे हो? कौन होंगे? 2 विख्यात व्यक्ति। और 2 विख्यात व्यक्ति कौन तय करेंगे? ये जो कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति 2 बार आ जाएगा क्या मीटिंग में? अबे ऊपर जब न्यायमूर्ति अध्यक्ष है तो वो सदस्य क्यों बनेगा? दिमाग नहीं लगा रहे हो यार। अच्छा, सिर्फ हाँ सारा अबे का सारा इस वाले वर्ड में है। नाम निर्दिष्ट ये नाम दरअसल निर्दिष्ट किए दो जाने, 2 व्यक्ति हैं। विख्यात व्यक्ति। निर्दिष्ट अबे 2 ही किए तो जाने व्यक्ति वाले हैं। यानी नॉमिनी। हाँ, ठीक है। जो 2 लोग होंगे इस मीटिंग के, मतलब घेर से जो 2 लोग पैदा किए जाएंगे, वो कौन होंगे? विश्व विख्यात, मतलब विख्यात व्यक्ति होंगे बेसिकली, सदस्य के फॉर्म में। उसका उनका फैसला कौन करेगा? उन लोगों का फैसला कौन करेगा एक कि कौन कमेटी होंगे? करेगी, जो एक कमेटी कमेटी होगी। बनेगी, है ना? उस कमेटी ठीक। के मेंबर हैं आपके, जो आप बता रहे हो, 3 4 2 1 6 8। उतने मेंबर होंगे उस कमेटी में। वो लोग तय करेंगे कि कौन आदमी इस कमेटी का सदस्य बनेगा। तो अब टोटल कमेटी में कितने लोग हो गए? 1 हो गया न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद में 2 हो गए जज, ज्येष्ठ वाले, मतलब बेसिकली 3 होते हैं जज। देखो यहाँ क्या किया गया है, 3 हो गए जज। और 3 कौन है? नॉन जुडिकल। 3 कौन है? नॉन जुडिकल। 3 नॉन जुडिकल कैसे? पहला कौन है? मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री जो भी होगा। दूसरा कौन है? 2 कौन हो गए आपके, जो हम कहाँ से तय कर रहे हैं? पॉलिटिकल फॉर्म में तय कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या है, पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी। कहा 3 आदमी का एक मेंबर, 3 आदमी का एक ग्रुप बनेगा। 3 ग्रुप किस किस का बनेगा? प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति और विपक्ष नेता, ठीक है। अगर न्यायमूर्ति विपक्ष एक साथ हो गए तो भाई ये 2 सदस्यों का नाम तय हो जाएगा। और अगर न्यायमूर्ति और सरकार एक हो गई तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर कट। और आमतौर पर यही होता है, न्यायमूर्ति और सरकार एक साथ हो जाते हैं। और जनरली जो सिस्टम है कोलिज्म का, वो पहले से ही तैयार हो जाता है। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है। उसके बाद में देखो, जो व्यक्ति विख्यात व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है ना विख्यात वाले। ये कॉलेजियम है क्या? क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक कमेटी जो भारत के जजों का नाम तय करेगी। क्या बना रहे हैं? एक समिति बना रहे हैं। किस तरह की समिति? जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम तय करेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम तय करेगी, और साथ के साथ क्या तय करेगी? उच्च न्यायालय के जजों का भी। पहले यार न्यायालय में क्या रहा, न्यायालय बता देते एक बार। अब न्यायालय 2 होते हैं बस। न्यायालय क्या होते हैं? 2 होते हैं, 2। चल बताता हूँ न्यायालय कितने होते हैं। व्हाइट बोर्ड खोल लो इसी का ही। हाँ, इसमें व्हाइट बोर्ड खोल लो ना, क्रोम, क्या नाम है देखिए इसका? एक बार।
व्हाइट बोर्ड कैसा आता है इसका? ये जो डिब्बे से बनने नीचे सबसे राइट में। व्हाइट बोर्ड मिल तो गया, लेकिन दिखाई कैसे, मतलब काम कैसे? स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड, बहुत बढ़िया। क्रिएटिंग जैम, ये कहाँ बनेगा? शेयर विद एडिट पर्सन 1, टर्न ऑन शेयरिंग, टर्न ऑन लिंक शेयरिंग, समवन एक्सेस टू फाइल। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। और एक बार शेयर्ड एंड जैम फाइल विद कोई व्हाइट बोर्ड तो खुल के आया तुम्हारे सामने? लिंक आया। लिंक आया तो गलत बात है यार इसकी। इस पे लिखा भी ना जा रहा यार, कोई मतलब ना है इसका। ये व्हाइट बोर्ड अच्छा ना, हमारे व्हाइट बोर्ड सही है जो हम चला। छोड़ो उन्हें, रहने दो भैया, हम पढ़ेंगे, खुद पढ़ लेंगे हम। ठीक है चलो। नहीं मतलब अगर मैं ऑरली बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार, चलो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पहले से कि भारत में तीन तरह के न्यायालय होंगे। देखो भारत में क्या 3 स्तरीय प्रणाली है। कौन कौन सी? पहला होता है देश, फिर होता है राज्य, और राज्य के बाद होता है जिला। ठीक है, तो जिले में होगा डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, उसके बाद में कौन है? राज्य। राज्य का क्या होगा? उच्च न्यायालय। राज्य का क्या होगा? उच्च न्यायालय, उच्च। ठीक, हाई कोर्ट राज्य का। ठीक है, और राज्य के बाद में अगला कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना? उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि होगा हमेशा। उच्चतम न्यायालय के पास में बहुत सारी पावर हैं, बहुत सारी। वो किसी भी आदमी को जज बना सकता है, किसी के आदमी को ये कर सकता है, किसी भी मुकदमे को अपने पास बुला सकता है, वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसके पास में कई सारी पावर हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तय होगी आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग एक पेपर कराएगा, किसका? न्यायिक सेवा का। वहां से बनता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, लेकिन उसके बाद में जो उच्च न्यायालय है उसका जो जज होगा, उसमें जज कौन बनेगा? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जज की कंडीशन थोड़ी सी बदल गई। वहां क्यों बदल गई? वहां पे ये भी लिखा गया कि जो प्रसिद्ध वकील होंगे, मतलब जो 10 साल या 15 साल वकालत कर चुका होगा, हम ऐसे व्यक्ति को भी जज बना सकते हैं। ठीक है ना? वहां पर ये चीज बदल गई, मतलब जो डीजे बना है बेसिकली प्रमोट होके वो भी जज बन सकता है, नंबर 1 है ना। और कौन जज बन सकता है? जिसने वकालत करी हो वो भी जज बन सकता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में। ठीक है, उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय में भी यही बात की गई कि उच्च न्यायालय का जज भी यहाँ जज बन सकता है, डीजे भी यहाँ जज बन सकता है, और कोई वकील भी यहाँ जज बन सकता है। क्लियर इतनी बात? मतलब ये बेसिकली आहिता है, मतलब कि लोगों के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जज बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जज बनने का नाम कौन तय करता है? जज क्या कौन बनाएगा? नाम कहाँ से आएगा? देखो डीजे का नाम कहाँ से तय हुआ? आयोग से। कौन से आयोग से? लोक सेवा आयोग की परीक्षा से। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो जज बनेगा वो कौन तय करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग, ये जो आयोग बना है, ठीक है, ये आयोग तय करेगा कि कौन आदमी जज बनेगा या कौन आदमी जज नहीं बनेगा। इस आयोग के सदस्य कौन है? न्यायाधीश, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बाद में 1 कानून मंत्री, और 2 ऐसे आदमी जिसको एक कमेटी रिकमेंड करती है। उन 2 लोगों में से एक आदमी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग, या अल्पसंख्यक अथवा स्त्री, मतलब जो भी हमारी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनमें से होगा। मतलब कोई भी एक हो सकता है, या तो वो एससी को बना दो, या महिला को बना दो, या अन्य पिछड़ा को बना दो, या अल्पसंख्यक को बना दो, किसी को बना सकते हो आप उनमें से। ठीक है, किसमें से? वो जो 2 लोग हैं आखिरी वाले। ठीक, तो टोटल कमेटी में कितने आदमी हैं? 6। जजों का नाम तय होने के लिए वोटिंग भी हो सकती है और सर्वसम्मति भी। ठीक है, डिसीजन हमेशा बहुमत से लिया जाएगा। अगर किसी जज के नाम पर, मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई है कि किसी जज के नाम पर अगर कमेटी क्या करती है? वोटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, वोटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनका निर्णय अंतिम होगा।
मतलब एक तरह से न्यायाधीश को डबल वोटिंग का अधिकार है। न्यायमूर्ति को। हाँ, मतलब जो न्यायाधीश हैं उसके मतलब अध्यक्ष जो हैं उनको डबल वोटिंग का अधिकार है। ठीक है ना। तो ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि कहाँ से बनता है और कि कहाँ आता है। अब आते हैं नीचे। बस भैया 11-10 हो गए। 11-10 हो गए आज तक। अब तक वैसे डाटा ही डाटा। अब मैं साला ये संविधान इतना बड़ा है, खत्म नहीं होता। कोई ना, कल करा दियो। नो करा, कल को करा दिया। अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है ना। विशाल संविधान है, खत्म कैसे हो जाएगा? इतना जल्दी हो जाएगा भैया संविधान खत्म कोई? ठीक है। अब तुम्हारा डाटा एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो स्लो है थोड़ा सा, वरना बहुत अगर ज्यादा स्लो है। हाँ पहली इस बार मामले में बहुत ज्यादा स्लो है। जीवन ही इतना स्लो है। हाँ यार। लेट पढ़ना शुरू करा सबने। ना कोई ना, चलो अच्छी बात है कि कम से कम ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट तुम ढंग से पेपर देकर ले लो एटलीस्ट। बाकी देखो, नौकरी लेना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक। पीएचडी वाले के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल इसलिए है ना कि तुम आलसी हो रहे हो थोड़े से। जैसे मैं हूं, मैं आजकल आलसी हो गया बिल्कुल। अब एक आदमी ने, एक भाई साहब, कागज दे रखा। अब पिछले 15 दिन से पड़ा है प्रपोजल बनाने का सेमिनार पे। ठीक है। अब 15 दिन से, पिछले 15 दिन में अब तक सिर्फ कितनी 6 या 7 लाइन लिखी है बस आज। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे वो दशहरे की छुट्टी यानी 13 तारीख से शुरू है, उससे पहले जमा करनी है। उससे पहले मतलब उसकी लास्ट डेट है। तो जो आदत हो जाती है ना लेजीपन की, है ना, जैसे दोपहर की चाय जो है ना 11 बजे वाली, वो जरूर पीनी है, चाहे साला काम हुआ हो या ना हुआ हो। तो बस वही है कि थोड़ा सा अगर लेजीपन से ऊपर उठ जाओगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि बात बन जाए, है ना। और बाकी फिलहाल में वो फिर से नियम को हटा दिया गया है कि जो पीएचडी वाले होंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। 21 के लिए हटा दिया। एक साल के लिए। एक साल के लिए हटा एक दिया। साल के लिए आगे पीछे कर दिया उसको फिर से। कोरोना की वजह से 1 साल कर दिया। ठीक है ना। तो आई थिंक वो तो 22 से अप्लाई होगा ना शायद। हाँ, 22 21 से अप्लाई होने से वाला अप्लाई था। होगा। 21 होने वाला था। हाँ, नहीं मतलब ये गलत फहमी मत पालिएगा कि आगे भी ऐसा कोई कानून चलेगा। कभी भी हटा सके, सही बात। हाँ, मतलब कभी भी हटा नहीं सकते। इसकी हटने मैक्सिमम संभावनाएं हमारे, मेरे हिसाब से लगभग 90, जो मैं डाटा मतलब कलेक्ट किया हूँ अब तक, कि भाई इसकी संभावना कितनी है आगे भविष्य में, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सरकारी नौकरी प्रोफेसर की ठीक ठाक है, और जो ये बड़े लोग हैं जो मतलब बेसिकली नौकरी कर रहे हैं इस सिस्टम में, वो अपने बच्चों को पीएचडी तक नहीं रोकना चाहते, और वो चाहते हैं कि जैसे वो नेट पास करे इसको जैसे तैसे करके नौकरी में बैठा दो। ठीक है। और वो लोग ही आयोग में सदस्य बनते हैं। तो जनरली ये है कि जब भी रिकमेंडेशन की बात आती है, वो रिकमेंडेशन समाप्ति की तरफ ले जाई जाएगी जैसे तैसे करके। अभी तो ये है कि चलो भाई मंत्री साहब ने कहा है 22 में लगाएंगे, तो चल 22 आएगी जब देखेंगे, ठीक है, या 21 आएगी जब देखेंगे, है ना। तो वो लोग इस हालात में नहीं, इस तरह का कोई भी अधिनियम मतलब कोई भी नियम यहाँ लगा रहे। और जब तक ये हालात रहेंगे तब तक पीएचडी वालों को एज ए रिटन में प्रेफरेंस मिलने से रहा। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी भैया, अपने सब्जेक्ट में भी और अला बला में भी। बिल्कुल सही बात। थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जनरली सब्जेक्ट का तो मैंने देखो क्लियर बताया तुमको। सब्जेक्ट का जहां भी ऑब्जेक्टिव देखो, जहां भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वहां उन्हें कर लो, बस खत्म। दिन के अगर तुमने 25-30 भी ऑब्जेक्टिव पर डे भी अगर सोल्व करते हो अपने सब्जेक्ट के, 25-30-40 भी, है ना, 50 से लेकर 25 के बीच कितना भी आंकड़ा ऑब्जेक्टिव सोल्व करो हर दिन। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भैया इस भारत में नहीं है, इस बात को। पढ़ाई भूल गए। नहीं, भूले नहीं हो एक्चुअल में। ठीक है, जंग थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन रिफ्रेश करोगे सब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि तुम खाली ऑब्जेक्टिव ढूंढो, ऑब्जेक्टिव कहाँ है। हथियारों को जंग लगे पड़े। हाँ, तो कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ऑब्जेक्टिव है, और डेली 25 से लेके 50 ऑब्जेक्टिव अपना डेली का डेली सोल्व करो बैठ के। चाहे वो गेट के हो, चाहे वो जेम के हो, चाहे वो आईआईटी मेन के हो, जिसके तुम्हें मिल रहे हैं, जो तुमसे हो जा रहे हैं, उन्हें सोल्व करो। जो तुम्हें लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहे हैं, बाहर में जाओ। जो तुमसे नहीं होता ना अपने सब्जेक्ट में, समझ लो ये पेपर में नहीं आएगा। ऐसे तो
अगर जो ना हो ना हाँ वे रखे तो वे हाँ छोड़ हाँ दी तो फिर तो आदत रह ही जाएंगे। हाँ, तो रह जाने दो, क्या दिक्कत है, आधे तो बचे ना। अबे 62 सवाल, 62 सवाल पे पिछले जो सिलेक्शन हुआ है ना फिजिक्स में, 62 सवाल सही वाले का सिलेक्शन हो चुका है, कंफर्म सिलेक्शन था। कितने में से 120 से 120, 100 थे 120 आ रहा हूँ। 120 थे शायद मेरे हिसाब 100 से। और 120, 80 हाँ और मतलब, 40। हाँ जितने भी थे मतलब वो उनमें से 100 है, 100 62 सवाल। है भैया, इसमें 70 और 30 है। 70-30 है ना। नहीं पिछले वाले के बता रहा हूँ मैं, पिछले वाला अमन को, अमन देखा था पिछला वाला पेपर जो 46 से 47 वाला था मेरा वाला, उसमें भी सेम ही है भैया, 70-30 ही था शायद। जिसमें कमल की नौकरी लगी, अमन को पता होगा, अमन को पता नहीं कहाँ है, अमन है नहीं है गया। इतना ही है हाँ तो। अच्छा 100 है, तो 100 में से 70 मतलब 62 सही थे हैं। हाँ तो मतलब 100 में से 62 सही थे ना, वो लगभग 9 पे हैं, और खासकर कैटेगरी वाले तो सारे ही। ठीक है, जैसे कमल था मेरा वाला दोस्त, उसके 56 सवाल सही थे कमल के, रंजीत के 58, लगभग 58-57, रंजीत सर क्या, रंजीत सर भी तो लग गए 57 रंजीत के। अमित सर, अमित रजपुरा थे। के भी वही थे 50-60 के बीच में। मेरे 60-61 थे, मतलब जब पहली की आई है ना, जब बड़ा दिमाग खराब हुआ, पहली बार की आई सवाल सही 58। दिमाग खराब में खराब, सिलेक्शन कैसे होगा यार। फिर जब की रिवाइज होके आई तो 3 सवाल बढ़ गए, तो 61 पे था मैं जनरली। तो बाकी मैंने खुद मालूम करा भाई किसके कितने सही हैं, तो संदीप सर थे एक हमारे, संदीप कुंदीर, उनके 62 सही थे। ठीक है, तो जनरली लोगों का सिलेक्शन हुआ, ऐसी बात दिक्कत नहीं है, जिनके 62 63 या 60 सवाल सही हैं। तो अगर आप लोग क्या करते हैं कि 20-25 सवालों की मछली मार लेते हैं जीएस में से भी, 30 में से 20 की मर गई, 15 की मर गई, जो कि इतना बड़ा काम नहीं है। अगर तुमने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, इतिहास, अगर मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी अगर सही से, तो भी तेरा डाटा खिंच जाएगा। ठीक, और करंट अफेयर्स के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक वीडियो डेली का कहीं ना कहीं से देख लिया करो, बाकी मैं 6 महीने का समराइज करूंगा एक एक बार, कि अब तक पिछले ओके 6 महीनों में क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होना बाकी था या क्या नहीं हुआ है, वो एक बार समराइज करूंगा 2-3 दिन की, 3-4 दिन में। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, वो जैसे ही टाइम बनेगा मैं इसका जुगाड़ करूंगा। भाई मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी रहती है, इस बात की चिंता ना करना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। 11 बजे की चाय भी तो पीनी है। हाँ मतलब समझ गया, कमी बहुत टाइम की। दिक्कत यह है कि देखो भाई यार दोस्त भी 2-4 है ना अब। 20 दिन को छुट्टी कर दो यार दोस्तों की। साला बकवास कर रहा तो यार दोस्त भी है भाई, अब उसका भी सीएल पे भेज दो सब। कैसे कह रहे भैया, अमन भैया क्या सीएल कहेंगे। पे भेज दो सीएल पे। अमन को तो हाँ पता है, सीएल पे भेजते अमन समय। का मतलब 20-25 मतलब महीने 2 महीने रह के गया है, तो अमन को तो पता है भाई शेड्यूल कितना बिजी है। तो शेड्यूल बिजी है, कोई ना, खुद भी तो पढ़ेंगे, सब दूसरे से थोड़ी हो है। जाएगा। इसलिए यह है कि हम्म। करके रखो उसका चीजों को। कॉन्सेप्ट अपना भी बनाना पड़ेगा। नहीं देखो, संविधान में मैंने जितना कॉन्सेप्ट में बना सकता था तो आप लोगों को, जितना मतलब इसे लॉजिकल फॉर्म में ले जा सकता था, ऑलमोस्ट मैं इसे लॉजिकल फॉर्म में ले जा चुका हूँ। ठीक है, अब शायद इसकी रेयर है कि इससे लॉजिकल फॉर्म इसकी पैदा हो। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, अगर तुम 2-4 सवालों को देखोगे मतलब रूटीन में कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो तुम्हें हो सकता है कुछ चीजें समझ में आने लगे, कुछ आर्टिकल याद होने लगे 2-4। ठीक, और अभी ये पे एक पेपर मैं कोशिश करूंगा, कल का जुगाड़ करता हूँ, कल बनाता हूँ पेपर, कल या परसों में। तो जैसे ही वो पेपर के बाद में तुम्हें अपनी स्थिति थोड़ी सी क्लियर होगी या मुझे भी क्लियर होगी, जब हम कुछ सवालों पर डिस्कस करेंगे। हम्म। ठीक है ना, किसी सवाल को किस तरह सोल्व करना है और किस तरह इसके अंदर हमको आइडिया डालना है। ठीक है ना, और ज्यादातर आपके इस पेपर के अंदर ना आलतू फालतू के सवाल कम होंगे, संविधान से इतने लंबे लंबे सवाल नहीं पूछेगा। मूल अधिकार कॉमन है, मूल अधिकार और क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि मतलब नीति निर्देश के तत्व, और संसद के कुछ एक आध पावर, भाई फला विधेयक है क्या होगा, फला विधेयक है ये होगा ये नहीं होगा। ठीक, और एक आध चीज आएंगी तो बाद में से पूछ सकता है कि भाई आपातकाल क्या होता है, 2-4 आर्टिकल है बस, वो उन्हें देख लेंगे, इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत ज्यादा समस्या नहीं है। तो एक बार राज्यपाल को देख लेंगे इसमें थोड़ा सा, कि राज्यपाल कहाँ पड़ा है हमारा ध्यान में, और मुख्यमंत्री कहाँ पड़ा है। ठीक है, मैंने तो कार्यकाल वगैरह में, कार्यकाल किसका कितना था, हाँ हाँ एग्जैक्टली, इस्तीफा इस्तीफा कौन किसको देगा, हाँ हाँ ये ज्यादा है। आर्टिकल भी कम ही है हमें, 1-2 सवाल भी आ रहे आर्टिकल भी हैं। आर्टिकल भी बेसिकली फंडामेंटल ज्यादातर।
एक आधा आएगा कि कौन सा आर्टिकल किससे, कौन सा आर्टिकल क्या है, ये कब का है, क्या क्या दिखा और रहा है एक ये एक आर्टिकल। एक दो याद कर लो, क्या कहते हैं ना, संविधान संशोधन जैसे 42वां। बाकी ये सीट वगैरह ज्यादा, हमें कौन कितनी सीटें विधानसभा में, कितनी राज्यसभा में, हाँ ठीक है यही ना। ज्यादा तो है। ये जो डायरेक्ट डायरेक्ट वाले सवाल है वो थोड़ा सा अब देख लो। मुश्किल से 4-5 सवाल ही आएंगे संविधान से, ज्यादा का एक बार है। तो 4-5 तो बहुत है यार, हाँ वही कम तो मर कम रहा जाएगा, है। बता ही रहे हैं। अगर किसी एक हिस्से को 5 सवाल को तुम ये क्लियर कर लो कि 5 में से 4 तो कर ही दूंगा, तो ये भी अपने आप में एक आइडिया है। क्योंकि देखो बाकी संविधान मैंने पहले क्यों उठाया, संविधान का जो डाटा है वो सबसे कम है, सबसे कम डाटा शायद ही किसी सब्जेक्ट का है। संविधान का डाटा सबसे कम है, सबसे ज्यादा सवाल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए संविधान पहले उठाया। ज्योग्राफी का डाटा भी थोड़ा ठीक ठाक है, और इतिहास इसका भी, फाइनेंस का भी। तो एक बार फाइनेंस कल कल उम्मीद है से खत्म करेंगे यार, बहुत दिन हो गए तो खत्म नहीं होगा दे रहा। कल मैं ऐसा आइडिया ढूंढूंगा जिससे ही खत्म हो सके जल्द से जल्द। कल लास्ट करो भाई इसके पॉइंट, बस मेन मेन अनुच्छेद जो भी रह गए हैं वो हाँ हाँ, डिस्कस बस करके वही और वही वही खत्म। वही वही, हाँ हाँ, हम्म। ठीक है ना। एक्चुअल में आज क्या था ना, वैसे मैं थोड़ा सा फिर मैं रुक गया। मैंने सोचा मैं यार डायरेक्ट इससे देख लेते पीडीएफ से। ऊपर से क्या टाइम भी ना मिला सही से आज संडे में, पूरा संडे ऐसे ही चला गया आज, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा। बाद भाई साहब लेटा तक हम्म। भी नहीं आज मैं पूरे दिन। और जब कॉलेज से आ जाऊँ तब तो भी लेट लूँ। हाँ, आज का दिन एक तो ऐसा रहा कि एक दोस्त है उसको घर दिलवाने के चक्कर में लगे रहे, तो 12 तो उसने ही बजा दिए। तो चलो, तो अब गुड नाइट, और पढ़ाई करो देखो मेहनत से थोड़ी सी। 20-25 दिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो कहीं से भी, लैब जाना बंद करो, इतना निकल रहा भैया, पूरा निकल रहा। हाँ नौकरी से छुट्टी ले लो, जो भी कर सकते हो वो संभवतः कोशिश करो। और हर हालात में एक दिन में कम से कम 25 से लेके 50 के बीच में ऑब्जेक्टिव कहीं से भी मिले, कैसे भी हो, चाहे जैम के हों, आईआईटी के हों, 12वीं की क्लास के सवाल के हों, किसी के भी मिले, बस सोल्व करो। खाली ज्यादा पढ़ाई मत करो कि केमिस्ट्री में कौन कौन से अजय ना दे रहा क्या पेपर? अजय 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 एक्चुअल में देगा, अजय देगा लेकिन थोड़ा बिजी है काम वो वाम उसमें, चल रहा है, कुछ पता ना क्या रिपोर्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट के चक्कर में। कॉम्प्री आ रहा है आपका क्या तो उसका? अभी लास्ट में है भैया, फिजिक्स का तो फिर भी लास्ट में है, हाँ हाँ तब नवंबर तो लास्ट में है लास्ट ना। सुकून है। हाँ अभी तो हमारा 1.5 तो अभी महीना कल। अक्टूबर में है, 20 दिन बाद ही है। उससे वो है, उसका वो चल रहा भैया, प्रेजेंटेशन है उसकी, एनुअल प्रेजेंटेशन है मंडे ट्यूसडे को। कुछ देर के बाद ज्वाइन कराएगा वो हमें। आया तो था उस दिन तो गेस्ट ठीक, अपीयरेंस। चलो तो बाय कल बाय। कल कल देखो संविधान को खत्म करेंगे, उसके बाद ठीक में है अगला भाई, या तो ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर ठीक है होगी तो 2 दिन, मैक्सिमम 2 या 1 दिन, और ज्योग्राफी चलेगी तो मुश्किल से मुश्किल 3 दिन। ठीक है ठीक है भैया। ठीक है ओके। भैया, ओके, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट भैया। चलो भैया, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।